अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। आज हम अपना सेकंड लास्ट एपिसोड लेकर आए हैं। वो सॉरी फिफ्थ एपिसोड था, मैंने ऐसे सेकंड लास्ट बोल दिया था क्योंकि आप जैसे कि आप लोग जानते हैं नॉवल काफ़ी लंबा है, तो इसी वजह से मुझे लॉन्ग वीडियोस बनानी पड़ रही हैं। तो नेक्स्ट आपके लिए शॉर्ट नॉवल लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। और स्टार्ट करते हैं नावे पाए नूर आज फोर्थ एपिसोड नंबर 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमन, आवाज पर इसने पलटकर देखा। ज़ाले अपना कातिल सरापा इसके कमरे के दरवाजे में लिए खड़ी थी। वो हुस्न और जहानत का मजमुआ थे, इंतहाई शातिर और हाजिर दिमाग। पिछले 3 सालों में वो कामयाब वकील का खिताब पा चुकी थी। अगर इसकी जगह कोई और होता तो अब तक हनावे को भूल कर साले मलिक को पर जिंदगी वार चुका था। लेकिन वो अमन मलिक था, अपनी जिद का पक्का और इसकी मोहब्बत पे इसकी तरह जीती थी। आओ साले खैरियत है। वो सुबह सुबह इसे अपने कमरे में देखकर थोड़ा हैरान हुआ था। हैरान तो इसे देखकर साले भी हुई थी, जो आज अपने मुकर्रर वक्त से पहले ही नक्सत का तैयार खड़ा था। ये सवाल तो मुझे करना चाहिए था। चाहिए क्या बात है, बड़े तैयार श्यार हो रहे हो। साले की आंखों ने अमन के वजूद में आज एक गैर मामूली तब्दीली को भांप लिया था। जिंदगी की नवीद मिल गई है, रात अब बस इसे हासिल करना है और इसके लिए ज़रूरी है मैं वक्त की पाबंदी करूं। वो बात को गोल मोल कर गया था, जबकि चेहरे पर धीमी सी मुस्कान थी जिस पर जाले बचपन से फिदा थी। मेरी गाड़ी नहीं चल रही, कोई मसला हो गया है, शायद मुझे ऑफिस छोड़ दोगे। साले ने सर झटकते हुए पूछा। इसकी आज क्लाइंट के साथ ज़रूरी मीटिंग थी, वो देर करना नहीं चाहती थी। हाँ, आज तुम जहन्नुम में जाने का भी कहोगी तो अमन मलिक चले जाएगा, बस वो रास्ता मेरी मंजिल का पता देता हो। वो होले से बड़बड़ाया था जैसे साले नहीं सुन पाई थी, लेकिन वो चौंक जरूर गई थी। कुछ था जो अमन इससे छुपा रहा था। वो इसे जल्दी आने का कहकर जा चुकी थी, जबकि हनावे के ख्याल ने एक बार फिर अमन के वजूद को मुर्तद किया था। जब नहीं आए थे तुम, तब भी तो तुम आए थे, आंख में नूर की और दिल में लहू की सूरत, याद की तरह धड़कते हुए दिल की सूरत। तुम नहीं आए अभी, फिर भी तुम आए हो ना। मुझे ना गज़लें अच्छी नहीं लगती, अजीब सी बेढंगी सी। वो पिछले 10 मिनट से लाउंज में अकेला बैठा हनावे का इंतजार कर रहा था। हनावे ने अकेले मिलने को कहा था। हमारी चची और सना भाभी इसका हाल अहवाल पूछने के बाद जा चुकी थी। फिजर ने बेचैनी से पहलू बदला और घड़ी की जाने देखा। 10 बजने में 1 मिनट बाकी था और हनावे ने पूरे 10 बजे का वक्त दिया था। जाने क्यों वो पहले ही आ गया था, जाने क्यों वो इसे देखना चाहता था, जाने क्यों उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इससे पहले कि फिजर मजीद किसी बेचैनी का शिकार होता, इसी पर सीढ़ियों पर वो नजर आई। हनावे सीढ़ियां उतर रही थी। इसने 10 बजे का वक्त दिया था और वो अपने वक्त पर आई थी। जाने वक्त की कितनी पाबंदी करना कहाँ से सीखा था इसने। इस पर नजर पड़ते बैकग्राउंड की आवाजों को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि जाहिल लोग हैं, इनको तमीज ही नहीं, बदतमीज है। जिस पर नजर पड़ते ही खिजर को अपना दिल रुकता हुआ महसूस हुआ था। बालों की ऊंची टेल पोनी किए, नीले रंग की जीन्स पर घुटनों तक आती, सफेद शर्ट पहने और दुपट्टे कंधे के एक साइड पर फैलाए, ये वो हनावे राना तो नहीं थी जिसे खिजर ने सालों पहले देखा था। अस्सलाम वालेकुम, जाने वो कब से इसके करीब पहुंच जाने वो कब इसके करीब पहुंचकर सलाम कर चुकी थी, लेकिन खिजर तो हैरत के शदीद सदमे में साकित खड़ा था। इसे खामोश देखकर हनावे के चेहरे पर उलझन उतरी। अस्सलाम वालेकुम, इस बार हनावे ने जरा ऊंची आवाज में कहा तो खिजर को जैसे झटका लगा। वो भी सियाह जीन्स पर सफेद शर्ट पहने सादा हुलिये में था। इसकी शख्सियत में भी पहले से ज्यादा निखार और वकार आ गया था। पुलिस वाले इतने बावकार कब से होने लगे, एक पल को हनावे ने सोचा था। वालेकुम सलाम, कैसी हो। वो अब पर खुद पर काफी हद तक काबू पा चुका था। तभी लम्हे लहजे को हाँ बनाते हुए पूछा था। मैं ठीक हूँ, वो कैसी है। वो अब बाएं हाथ में थामी फाइल को मेज पर रखते हुए पूछ रही थी। इसकी आंखों में भी झिझक सी थी। वो अब बेधड़क अपने सामने खड़े शख्स को रिश्वतखोर नहीं कह सकती थी, और जबान से लड़ना झगड़ना तो वो कब का छोड़ चुकी थी। लोग कहते हैं कि जो इंसान इतना ज्यादा पुरएतमाद होता है वो इतना ज्यादा बोल लेता है, लेकिन शायद हकीकत कुछ हो रही है। जितना इंसान जितनी शऊर की मंजिलें तय कर लेता है, इतनी ही गहरी खामोशी इसकी शख्सियत का खासा बन जाती है। हनावे में एतमाद की कमी हरगिज नहीं थी, लेकिन वो फजूल नहीं बोलती थी। वो हनावे राना जो पूरे घराना हाउस को सर पर उठा कर रखती थी, वो कहीं गुम हो गई थी। इसने हनावे को देखकर फिजर का दिल जाने क्यों होल उठ रहा था। इसकी आंखों के साथ मेहरी और चेहरे पर फैली संजीदगी किसी बड़े तूफान का पेशी करना थी।
اللہ کا شکر ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، تمہاری راہ دیکھ رہی ہیں، خضر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھگلی سے بتایا۔ ایک آسودہ سی مسکراہٹ اس کے حناجوں کے لبوں کو چھو گئی تھی۔ جلدی جلدی ملنے آؤں گی انشاءاللہ، ان سے انشاءاللہ۔ پہلے میرا مقصد پورا ہو جائے، پھر ہی میں مری کی سرزمین پر قدم رکھوں گی، وہ سنجیدہ لہجے میں کہتی۔ ایک بار پھر خضر کو چونکا گئی تھی، وہ ضدی تو پہلے بھی تھی لیکن اب ہر تڑپ بن گئی تھی۔ وہ جو سوچ کر آیا تھا کہ اس سادے کا اتنے سال اسے خضر کو بے چین رکھا تھا اور اسے اپنے بدلے میں ڈانٹے گا، سب بے سود تھا۔ وہ تو حناوے تھی ہی نہیں، خضر کو جانے کیوں اس پر ترس آیا تھا۔ وہ خود کو کھو چکی تھی، اپنی شرارتیں، کھلکھلاہٹیں، اپنی ہنسی، سب کچھ۔ نفرت اس کو کھا رہی تھی اور اسی نفرت کی آگ میں وہ جل رہی تھی۔ تو پھر کام کی بات شروع کریں۔ خضر کو خاموش دیکھ کر حناوے نے خود ہی سوال کیا۔ ہاں، وہ اس بات میں سر ہلایا گیا تھا۔ حناوے پھر سے فائل اٹھاتے ہوئے خضر کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ خضر نے اب اپنے دل کو تیل سے دھڑکتے پایا تھا۔ وہ فائل کھولے، چند کاغذات پر اہم جگہ پر پنسل سے گول دائرے بنا رہی تھی جب خضر میں اٹھنے والے طوفان کو مشکل سے دباتے اس کی باتوں پر دھیان دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بھی ایس پی خضر حیات آئی تھی، جلدی تو ہار ماننے والا نہیں تھا۔ جلدی خود کو نارمل کر کے وہ پوری توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ وہ دونوں سر کھپا رہے تھے اور بالآخر کسی اہم نتیجے پر پہنچ ہی گئے تھے۔ میں اب راحیلہ اور اویس کے گھر والوں سے ملنا چاہوں گی، حناوے نے اپنا فیصلہ سنایا۔ ان 5 سالوں میں خضر نے راحیلہ اور اویس کے گھر والوں کی ہر طرح سے خیال رکھا تھا۔ راحیلہ کو ہسپتال میں داخل بھی اسی نے کروایا تھا۔ اب اس کی حالت کافی بہتر تھی، لیکن وہ رات جب امن نے اویس کو مارا تھا وہ راحیلہ کو نہیں بھولتی تھی۔ اس کا علاج جاری تھا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو رہی تھی اور یہی حناوے کے لیے کافی تھا۔ ان سے ملنے کے بعد میں کیس ری اوپن کروں گی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اس بار کوئی غلطی نہ ہو۔ وہ وکیل تھی اور یہ کیس خود لڑنے والی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے بتا دینا، میں لے جاؤں گا تمہیں۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، آپ باقی کاموں پر دھیان دیں۔ اب میں بچی نہیں رہی جو اکیلے آنے جانے سے ڈرے گی۔ حناوے نے خضر کی بات کو درمیان سے کاٹا تھا۔ وہ اپنی طاقت خود بتا دینا چاہتی تھی۔ اس نے جو اپنے آپ کو ایک نئے روپ میں ڈال لیا تھا وہ اب اس روپ کو آزمانے والی تھی۔ اس کی بات سن کر خضر نے ایک گہرا سانس لیا اور اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کیسے بھول گیا تھا کہ 5.5 سال امریکہ میں اکیلے رہ کر آئی۔ وہ اکیلے بہت کچھ کر سکتی تھی، وہ اسے منع تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کا دھیان بھی لازمی رکھنے والا تھا۔ زلیخا پھپھو جو ہے نماز پر سر جھکائے بیٹھی تھی، ان کا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ رو رو کر ان کی ہچکی بن گئی تھی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے ہی رو رو کر دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ مجھے معاف فرمانا، مجھے بخش دے میرے مالک، میں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا۔ ماضی میں کی گئی غلطیوں کا افسوس اور پچھتاوا انہیں سکون نہیں لینے دیتا تھا۔ کیا ملا تھا آخر انہیں اپنے ماں باپ خاندان کو چھوڑ کر محبت کی شادی کر کے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ آج بھی وہ رات نہیں بھولتی تھی جس رات وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر شہباز ملک کے ساتھ اس کی دلہن پر ملک حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ نئے نئے جذبات سے انہیں تب اپنا آپ درست لگا تھا، خوش تھی اور وہ محبت کو پا کر، لیکن ان کی خوشی زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکی۔ شہباز ملک کا بھیانک روپ کھل کر ان کے سامنے آ گیا تھا۔ خانم بی نے زوردار تھپڑ ان کے گال پر رسید کیا تھا اور شہباز ملک اسے دھکا دے کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اس کی سزا تھی۔ شہباز ملک اس سے محبت نہیں کرتا تھا، بلکہ یہ سب اس نے کھرانہ خاندان سے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا۔ سالوں بیت گئے تھے، آج تک ان کے ذہن سے شہباز ملک کے الفاظ نہیں مٹتے تھے۔ وہ ان کی سماعت میں گونجتے رہتے تھے۔ سب کچھ گنوا چکی تھی وہ، نہ ماں باپ بچے تھے نہ محبت، لیکن ان کی خوش قسمتی کہ اللہ نے ارم جیسا بیٹا دیا تھا۔ ارم نے ہر قدم پر اپنی ماں کا ساتھ نبھایا تھا۔ خانم بی نے کبھی انہیں ملک خاندان کی بہو نہیں سمجھا تھا۔ جب نمل ان کے آفس میں آئی تھی تب نہیں جانتی تھی کہ ان کی اپنی تھی، لیکن پھر جب نمل کی شادی کا کارڈ وصول ہوا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی جو نمل انہیں اتنی پیاری لگتی تھی۔ اور جب 5.5 سال پہلے نمل اپنے پاپا کے ساتھ انہیں ملنے آئی تھی تو اپنے بھائی کو دیکھ کر وہ رو نہیں پائی تھی، جبکہ دوسری جانب عثمان صاحب انہیں کھڑی کھڑی سنا کر چلے گئے تھے۔ بس تب سے نمل نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے رحمان بھائی کو سب بتا دیا تھا کہ مسز ملک ہی ان کی پھپھو تھی اور وہ کس حالت میں تھی۔ نمل کا طریقہ غلط تھا، لیکن اس نے ایک صحیح فیصلہ کیا تھا اور اس فیصلے میں رحمان بھائی نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ زلیخا پھپھو کو واپس رانا ہاؤس میں لانے کے لیے ضروری تھا کہ نمل پہلے ملک ہاؤس کا حصہ بنتی، اس لیے نمل نے ارم سے نکاح کر لیا تھا اور یہ نکاح خضر اور رحمان بھائی کی موجودگی میں ہوا تھا۔ پرانی روایت کی طرح اسے بھی خاندان سے الگ کر دیا گیا تھا، لیکن خضر اور رحمان بھائی سے رابطے میں تھے۔ ارم ایک بہترین انسان تھا جس کی تربیت
जुलेखा पुप्पो ने की थी। वो नहीं चाहती थी कि अरहम भी अपने बाप दादा जैसा बने और इनकी तरबियत रंग लाई थी। अरहम ने निमल को बहुत इज्जत और मोहब्बत दी थी। अरहम ने जब निमल से शादी की तो खानम भी बहुत खुश हुई थी। राना खानदान की एक और लड़की इनके खानदान में आ गई थी और ये एक जख्म था राना खानदान के लिए, लेकिन इस बार मोहब्बत सच्ची थी। खानम बी ने जो अरहम को कहा था, इसे सुनकर वो हत्ते से उखड़ गया था। मैंने ये शादी अपनी मोहब्बत के लिए की है खानम बी। मेरा ज़र्फ इतना छोटा नहीं कि मैं मोहब्बत को हथियार बनाकर इस्तेमाल करूं और निमल को नुकसान पहुंचाओ। ये नफरतें पालना आपने सिखाया सबको, लेकिन मुझे मेरी माँ ने मोहब्बत और इज्जत करना सिखाया है। मेरा दम घुटता है ये सोच सोच कर कि मैं इस खानदान का हिस्सा हूँ, लेकिन अब नहीं। मैं अपनी माँ और बीबी को लेकर ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे आप लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना, जहाँ बच्चों के पैदा होते ही इनके कानों में खानदानी दुश्मनी की कहानियां सुनाई जाती हैं और इसे निभाने के वादे किए जाते हैं। वो खानम बी और शहबाज मलिक को साकित छोड़कर जुलेखा पुप्पो और निमल को लेकर हवेली छोड़ आया था। अब वो इन तीनों अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे, लेकिन जुलेखा पुप्पो को आज भी पछतावा वो अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। इसी सदमे में वो बीमार रहने लगी थी। निमल हर तरह से इनकी दिलजोई कर रही थी, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। पुप्पो निमल इनके लिए गर्म दूध लाई थी तो इनकी दवा का वक्त था और फिर इन्हें जायनमाज पर सिसकते देखकर वो तड़प कर इनकी जानिब बढ़ी। पुप्पो क्या हुआ आपको, तबीयत ठीक है ना, रो क्यों रही हैं? वो अब इनके पास बैठी परेशानी से पूछ रही थी। कितनी बार कहा है आपसे मत रोया करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। दादाबू और दादी अम्मी मान जाएंगे, बस आपको खुद मिलने आएंगे, फिर क्यों रोती हैं आप? वो हवा से शिकवा कर रही थी और साथ ही इन्हें सहारा देकर बेड तक लाई थी। जब तक अम्मा अब्बा मुझे माफ नहीं करेंगे, अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। मैं अपने माँ बाप की नाराजगी लेकर मरना नहीं चाहती। वो निमल का हाथ थामे फूट फूट कर रो रही थी। पुप्पो प्लीज रोए मत, ये शादी मैंने इसलिए की है कि आपको इस घर में वापस ले जा सकूं। आप इस घर का हिस्सा हैं, वजूद है इस खानदान का। वो आपसे ऐसे कट नहीं कट नहीं कर सकते। आप बस रोया मत करे, ये आपकी निमल का वादा है, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं बस मुझे कुछ वक्त और दे। निमल ने इनके पेशानी पर बोसा देते हुए इनकी हिम्मत और बढ़ाई। अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरी बच्ची। जुलेखा पुप्पो ने इसे खुद में भींच लिया था और निमल होने से मुस्कुरा दी। वो मुतमईन इसलिए थी कि रहमान भाई और खिजर इसके साथ थे, बाकी सब नाराज थे, लेकिन इससे मुंह नहीं मोड़ सकते थे। वो बहुत हो गया था ये जात पात का खेल, जिसकी भीग गई जिंदगियां चढ़ जाती थी और वो इस खेल को खत्म करने वाली थी। मलकों की हवेली में अजीब गहमा गहमी थी। ऐसा लग रहा था पूरे शहर का मीडिया यहीं इकट्ठा हुआ है। वजीर आला सिंध बहराम अली की बहन खानम बी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें वो अहम ऐलान करने वाली थी। इनका कहना था कि मलिक के कुछ सरकारी ऑफिसर अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जाने कौन सा धमाका होने वाला था, सभी रिपोर्टर मुंतजिर थे। चलो सीरत बयान का वक्त हो गया है। सीरत के कमरे में दाखिल होकर खानम भी संजीदा से कहने लगी। सीरत का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जो करने जा रही थी वो नहीं जानती थी, लेकिन वो इतना जरूर जानती थी कि कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकती थी। खानम बी के साथ चलते हुए वो हवेली के सहन में आई, जहाँ रोशनियों का सैलाब था। माइक हाथ में थामे रिपोर्टर अजीबो गरीब सवालात कर रहे थे। मिस सीरत मलिक, क्या आप बताएंगी कि आपको अगवा किसने किया था और क्यों किया था? सवाल शुरू हो चुके थे। सुना है आपका निकाह हो चुका है, कैसे हुआ ये निकाह? सुनने में आया है कि आपका निकाह असिस्टेंट कमिश्नर हैदर राना के साथ हुआ है। क्या एसपी हैदर राना ने आपको अगवा किया है? सवाल किसी हथौड़े की मारे जिसकी समाज से टकरा रहे थे। इसने अपने सर पड़ते हाथों में थामे मोबाइल को एक नजर देखा, जिसकी स्क्रीन साफ और खामोश थी और वो अभी तक नहीं पहुंचा था। सीरत को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ था। अपना ख्याल रखना, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। याद रखना आप हैदर राना की बीवी हैं, इसीलिए हमेशा सच्चाई का साथ दीजिएगा। हैदर के अल्फाज उसको हौसले और हिम्मत बुलाए थे। ये आप सब लोग जानते हैं आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया गया है। मेरी नवासी सीरत को जामशोरों के एक बहुत ही मोहसिन एसपी साहब ने अगवा करके जबरदस्ती निकाह किया है। वजह सिर्फ और सिर्फ खानदानी दुश्मनी निकालना थी। सर पर दुपट्टा जमाए और कंधों पर शाल फैलाए पुरवकार से खानम बी के काम है। इसका मतलब खल्ले लगाए, इतनी बड़ी है फिर भी कटी है। जिनके चेहरे पर इस उम्र में सुर्खियां छाई हुई थी, इस वक्त झूठ बोलते हुए सीरत बुरी लग रही थी। जाने इनकी राना खानदान से क्या दुश्मनी सीरत नहीं जानती थी, लेकिन इस तरह से दुश्मनी निकालना इनको जेब नहीं देता था। पूरी कहानी क्या है ये आप लोगों को सीरत ही बताएगी। रोबदार आवाज में बोलती वो जमा को खामोश कराने का हुनर रखती थी।
सीरत धड़कते दिल के साथ स्टेज पर लगे माइक के करीब आई थी। एक ईमानदार शख्स को खानदानी दुश्मनी की वजह से इसे जलील करके इसके ओहदे से हटाने के लिए इतना बड़ा एहतमाम किया गया था। सीरत का दिल अफसोस से भर गया था। वो सादा सलवार कमीज में मलबूस थी। सुनहरी सीधे बाल कंधों पर बिखरे थे, जबकि दुपट्टा इसने सर पर ओढ़ रखा था। मीडिया के हजूम को देखते हुए इसने गहरा सांस लिया और फिर बोलना शुरू किया। मैं आज जो भी कहने जा रही हूँ वो बिल्कुल सच है। मैं नहीं जानती मेरे आज इसके इस बयान और सच का क्या नतीजा निकलने वाला है, लेकिन मैं डॉक्टर सीरत मलिक को हमेशा सच और हक का साथ देती हूँ। वो मुतवाज़िन लहजे में बोल रही थी, कहीं भी कोई हिचकिचाहट नहीं थी। बाहर जाने रखे सोफे पर बैठे शहबाज मलिक और खाना पीने झूमकर सीरत को देखा। जाने वो क्या बोलने वाली थी। असिस्टेंट कमिश्नर हैदर राना जो अब मेरे शोहर है, इन्होंने मुझे अगवा नहीं किया था बल्कि मुझे बचाया था, मेरी इज्जत की हिफाजत के लिए मुझसे निकाह किया था। सीरत ने गोया धमाका किया था। रिपोर्टर के दरमियान एक खलबली सी मच गई थी। खाना भी धुआं होते चेहरे के साथ सीरत को देख रही थी, जो अब हैदर की हिमायत में बोल रही थी। इसका सिक्का इन्हें ही धोखा देकर गया था। अच्छा किया मुझे मीनाल से मिलना है। इस वक्त मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। वक्त ज्यादा नहीं है मेरे पास। जल्दी से मीनाल को बाहर भेज दो। रहमान भाई। मीनाल की फोन ना उठाने पर शाहबाज ने रहमान भाई को फोन किया था। उफ यार, ये मसले कब हल होंगे। रहमान भाई ने अपना सर पीट लिया था। इसे बाहर भेज दो ना, बाकी सब मैं ठीक कर लूंगा। शाहबाज का लहजा हतमी था। देखो शाहबाज, मैं इस वक्त कोर्ट में हूँ। मीनाल मेरा फोन उठाए ना उठाए, जब तुम यहाँ तक पहुंच ही गए हो तो अंदर चले जाओ। वो तुम्हारी बीवी है, जाकर मना लो इसे। और अब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। पागल बना दिया है मुझे। रहमान भाई तो फट पड़े थे, कभी किसी का तो कभी किसी का मसला इनके सामने होता था। वो दो चार शाहबाज को सुनाकर फोन बंद कर चुके थे बेचारा। साले साहब ज्यादा नखरे नहीं दिखा रहे आजकल। खैर इसे तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले मीनाल को तो देख लूँ। वो बड़बड़ाता गाड़ी से बाहर निकला और अब मीनाल की खैर नहीं थी। ब्रांडेड और महंगे कपड़े पहने वो मॉडल के रूप में इस वक्त स्टूडियो में मौजूद था। इसका फोटोशूट चल रहा था आजकल। अमन मलिक का एक नाम और का नामदार और टॉप मॉडल माना जाता था। इसके आगे पीछे ब्रांड्स की लाइन लगी हुई थी। हनावे के जाने के बाद इसने यही तो किया था। वो जालिम बटेरा इस रूप में लोगों के दिलों में घर कर गया था। मलिक खानदान में क्या होता था क्या नहीं, इसे कोई लेना देना नहीं था। इसकी अब अपनी दुनिया थी और अपनी जिंदगी थी। जैसे ही शोर खत्म हुआ वो आराम के कमरे में आ गया था। अब इसकी अब तक हनावे से मुलाकात नहीं हो पाई थी। वो इसे कहीं नजर नहीं आई थी। राना हाउस के बाहर तक वो चक्कर लगा आया था, लेकिन इसकी मौजूदगी का पता नहीं चल पाया था। जाने वो कहाँ थी और क्या कर रही थी। कुछ सोचते हुए इसने मोबाइल निकाला और फिर लबों पर मुस्कुराहट सजाते इसका नंबर मिलाया। 2 बज जाने के बाद फोन रिसीव किया गया था। बंदा ना चीज को दीदार का शर्फ कब हासिल होगा। वकील साहिबा थक हार कर अमन ने इसे फोन किया था और वो पिछले 3 दिनों से हनावे के इस्लामाबाद में होने के बावजूद भी इसे देख नहीं पाया था। कोर्ट में मिलते हैं मिस्टर मलिक, बल्कि तुम्हारी ये ख्वाहिश जल्द ही जेल में पूरी हो जाएगी। हनावे सुकून से कहती से आग लगा चुकी थी। हा हा हा, तुम आज भी अपनी जिद पर कायम हो। क्यों ख्वार कर रही हो खुद को। नाजुक सी जान पर इतना जुल्म अच्छा नहीं होता मेरी जान। मुकाबिल भी अमन मलिक था। हारना तो इसने सीखा ही नहीं था। इसकी बात सुनकर हनावे सख्ती से अपने लब बीच गई थी। मेरी मानो, इन सब झमेलों में मत पड़ो। खुद को मेरा कर दो। मुझे सौंप दो अपने आप को। मेरी बरसों की तपस्या का कुछ तो फल दो। वो पहले से ज्यादा बेबाक हो गया था। एक पल को हनावे का चेहरा सुर्ख हुआ था। नफरत की एक लहर उठी और इसके पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले गई थी। तुम्हें इस तपस्या की आग में जलाकर खाक न किया तो मेरा नाम भी हनावे राना नहीं। वो दबी दबी आवाज में कराई थी और इसका जवाब सुनने मेरा फोन बंद कर दिया था। हो चुका हूँ अब, और कितना खाक करोगी जंगली बिल्ली। वो दिलकश मुस्कुराहट लबों पर सजाए मोबाइल की स्क्रीन को घूर रहा था। इसके नजदीक हनावे की नफरत कोई मायने नहीं रखती थी। इसे सरोकार था तो अपनी मोहब्बत से, और इसे यकीन था इसकी मोहब्बत के सामने हनावे की नफरत घुटने लाजमी टेकेगी। लेकिन शायद वो भूल गया था हनावे ने मोहब्बत नहीं की थी, नफरत की दास्तान का आगाज किया था जिसकी कीमत अमन मलिक की जान थी। असिस्टेंट कमिश्नर हैदर राना जो अब मेरे शोहर हैं, इन्होंने मुझे अगवा नहीं किया था बल्कि मुझे बचाया था, मेरी इज्जत की हिफाजत के लिए मुझसे निकाह किया था। ये क्या बकवास कर रही हो सीरत। शहबाज मलिक एक झटके से इसकी तरफ से अपनी तरफ से उठा था। सीरत ने हालात को मुकम्मल तौर पर बदल डाला था। बैठ जा शहबाज। इससे पहले कि शहबाज मलिक अपनी भांजी
भांजी सीरत की जानिब बढ़ता खानम बी ने इसका हाथ पकड़कर रोक लिया था। मैं इसे जान से मार डालूंगा। खानम बी ये क्या बोल रही है? शहबाज मलिक का बस नहीं चल रहा था कि वो बयान देती सीरत का जाकर गला दबा दे। अभी कोई तमाशा नहीं कर सकते, हम बैठ जाओ। अब सिक्का खोटा निकल आए तो होशियारी से काम लेना पड़ता है। खानम बी सुर्ख अनार जैसा चेहरा मजीद लाल बबूका किया हुआ हो गया था। इन्हें सीरत से इस बात की उम्मीद नहीं थी। ये 6 माह पहले की बात है। मैं और मेरी टीम जाम शोरों में मेडिकल कैंप लगाने गए थे। पूरे 3 दिन वहाँ कैंप लगाने के बाद मेरी पूरी टीम दिन में ही वहाँ से निकल आई थी, जबकि मैं रात में ड्राइवर के साथ वापस आ रही थी। सर्दियों की यकबस्ता रात में शदीद धुंध पड़ रही थी। वो मेरी जिंदगी का बदतरीन दिन था। अमीर मुमताज आलम का बेटा मुराद आलम, जिसकी हमेशा से मुझ पर बड़ी बुरी नजर थी, इस रात इसने मेरी गाड़ी का रास्ता रोका। ड्राइवर को गोली मारकर हलाक करने के बाद वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गया। सीरत नम आंखों और खुश और सुर्ख चेहरे के साथ अपने साथ होने वाले हादसे का बता रही थी। मीडिया दम साधे इसकी बात सुन रही थी। ये धमाका जो सीरत ने किया था, ये अगले कई दिनों तक अखबार की हेडलाइंस बना रहना था। मेरी खुशकिस्मती कि मुझे अगवा होते हुए जामशोरों के असिस्टेंट कमिश्नर हैदर राना के पीए कयूम ने देख लिया था। इसने फौरन सर को आगाह किया और एक जमींदार और एक जिम्मेदार एसपी की हैसियत से हैदर राना ने मुझे इन जालिमों के चंगुल से आज़ाद करवाया। क्योंकि मेरा हैदर राना से कोई रिश्ता नहीं था और मुराद आला मुझे किसी भी सूरत बख्शने वाला नहीं था, इसलिए इसी रात सुबह होने से पहले एसपी हैदर राना ने को मुझसे निकाह करना पड़ा, ताकि मुराद आलम दोबारा मुझ पर हाथ डालने से पहले 1000 बार सोचे। बस यही सच है। वो इंसान मेरा शौहर है, मेरा मोहसिन है। खानम भी ने हमेशा मुझे सच और हक का साथ देने का सबक पढ़ाया है, तो आज मैंने सच का साथ दिया है। सीरत ने आखिरी बात कहते हुए खानम बी की जानिब देखा, जिस वक्त नजरों से सीरत को देख रही थी। हालात बिल्कुल बदल गए थे। अब रिपोर्टर के सवाल शुरू हो गए थे। कैमरे की रोशनी में खड़ी सीरत खानम बी को अपने आप से बहुत दूर नजर आई थी। या अल्लाह तेरा शुक्र, तेरा लाख लाख शुक्र है, सीरत ने सच बोलकर हैदर को बचा लिया। अनिमल ने टीवी पर चलती बराह रास्त कवरेज को देखते हुए सुकून का सांस लिया। इसके साथ जुलेखा पप्पू भी बैठी थी। दोनों को पता था खानम बी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही थी। दोनों के दिल बुरी तरह से डर रहे थे। खानम बी दुश्मनी की जिद पे कुछ भी कर सकती थी, लेकिन सीरत ने मामला संभाल लिया था। सीरत बहुत अच्छी लड़की है, मुझे उम्मीद थी वो कभी झूठ नहीं बोलेगी। जुलेखा पप्पू के चेहरे पर इत्मीनान था। लेकिन पप्पू, अब सीरत का क्या होगा? खानम बी और पप्पू जी शहबाज खानम बी और फूफा जी शहबाज मलिक के तेवर बता रहे हैं कि वो सीरत को बख्शने वाले नहीं हैं। निमल के लहजे में सीरत के लिए फिक्र थी। इससे इससे दोहरा रिश्ता था अब निमल का। एक तरफ वो शहबाज मलिक की भांजी भांजे अव्वल अरम की कजन थी, तो दूसरी जानिब हैदर की बीवी यानी इसकी भाभी थी। हैदर और सीरत दोनों से दिन में बात हुई थी मेरी। दोनों ने काफी सोच विचार के बाद ये फैसला किया था, और हैदर तो कभी कुछ ना कुछ ही कर लेगा। जुलेखा पुप्पो ने एक गहरा सांस फिजा में खारिज करते हुए बताया, हाँ ये तो है, हैदर कभी भी अपनी सीरत को ऐसे नहीं छोड़ेगा। आखिर वो उसकी बीवी है। रिमल के लहजे में हैदर के लिए मान था। वो दोनों हम उम्र थे और बचपन से ही दोनों की सोच काफी मिलती थी। दोनों आजाद ख्याल और सच्चाई का साथ देने वाले थे। इसे सीरत की किस्मत पर अक्षय था जिसे हैदर जैसा लड़का मिला था। मैं आज सबसे मैं आज सबसे ये सवाल करना चाहूंगी कि लड़की अमीर हो या गरीब खानदान से हो, वो हमेशा दुश्मनी की नजर क्यों हो जाती है? क्यों इसे ही दुश्मनों की भीड़ चढ़ाया जाता है? क्यों जालिम मर्द अपनी दुश्मनी निकालने के लिए एक लड़की को ही जरिया बनाते हैं? क्या एक मर्द की मैदानगी बस यहाँ तक ही होती है कि वो एक लड़की या औरत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करे? अगर मीर मुमताज आलम को मलिक खानदान से कोई दुश्मनी थी, तो क्यों इसके बेटे मुराद आलम ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए मुझे अगवा किया, मेरी जान और इज्जत को से छीनना चाहा? क्यों ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों? सीरत तो गोया फट ही पड़ी थी। वो मेडिकल कैंप के घर से गांव-गांव फिरती थी, और इसे अंदाजा था ऐसी सैकड़ों लड़कियां जो जमींदारों के हाथ अपनी इज्जत गंवाने के बाद मौत की भीड़ चढ़ा दी जाती है। आखिर इनका क्या कसूर था? गांव के गरीब लोग कुछ बोल नहीं पाते थे ऐसे वडेरों के सामने। लड़की अमीर खानदान से हो या गरीब खानदान से, इनकी इज्जत एक जैसी ही होती है, इनमें एक जैसी जान होती है। क्या जालिम लोग ऐसा करने से पहले एक बार नहीं सोचते कि अल्लाह को जवाब देना है? वो कभी इस रात को नहीं भूल सकती थी जब मुराद आलम ने इसके सामने ड्राइवर को मारने के बाद अगवा किया था। करीब था वो भी गांव की दूसरी लड़कियों की तरह अपनी इज्जत अपना मान गंवा देती। जब हैदर ने इसे बचाया, वो आज भी अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि वो बच गई थी। शायद किसी की दुआ थी इसे, शायद कोई नेकी काम आ गई थी जो इसकी हिफाजत अल्लाह ने की थी, वरना वो कब की खत्म हो जाती। डॉक्टर सीरत मलिक, मेरा आपसे एक सवाल है। जो कह रही थी कि औरत दुश्मनी निकालने का जरिया क्यों है, तो मैं पूछना चाहूंगी, तकरीबन 30 साल पहले आपके खानदान
کہ اہم فرد مسٹر شہباز ملک نے رانا خاندان کی لاڈلی بیٹی سے دھوکے سے شادی کی اور سنا ہے آج تک وہ اس سے اپنی دشمنی نکال رہے ہیں، تو آخر ایسا کیوں؟ انصاف تو سب کے لیے ہونا چاہیے، آپ کے لیے انصاف، آپ اپنے لیے انصاف مانگ رہی ہیں جبکہ آپ کے اپنے خاندان میں مراد عالم جیسے لوگ موجود ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ آپ یہ سوال کسی تیر کی طرح سیرت کے دل پر لگا تھا، اور سوال کرنے والی ایک لڑکی تھی نوئی، جو نمل کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ دونوں نے این جی او کو چھوڑ کر تقریباً صحافت کا اپنایا تھا۔ نمل نے تو ارحم سے شادی کے بعد جاب چھوڑ دی تھی، جبکہ نوئین ایک رپورٹر کا فریضہ ابھی سر انجام دے رہی تھی۔ خانم بی کے پاس بیٹھے شہباز ملک کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے تقریباً 6 سال پہلے ان کے کزن امن ملک نے جو اب ایک مشہور ماڈل ہے، ایک لڑکی کا قتل کیا تھا، اور اس کے دوستوں نے لڑکی کی عصمت داری کر کے پھینک دیا تھا، جو اب کسی پاگل خانے میں داخل ہے۔ کیا یہ مکافاتی عمل نہیں ہے؟ اپنے خاندان کے ان مردوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ نورین کے تیر صحیح نشانے پر لگ گئے تھے۔ ٹی وی کے سامنے بیٹھی نمل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے نورین سے کہا تھا وہ آج کی کانفرنس میں اسی طرح کے سوال پوچھے، پھر بکواس بند کرو لگی۔ شہباز ملک غصے سے دھاڑا تھا۔ سیرت کو اپنے خاندان میں چلنے والے معاملات کا ذرا علم نہیں ہوتا تھا۔ پہلے وہ ڈاکٹر کی پڑھائی کے لیے ہاسٹل میں رہتی تھی، پھر اس کا زیادہ تر وقت باہر گزرا تھا۔ امن والے واقعے اس نے سن رکھا تھا، لیکن امن بے قصور ثابت ہوا تھا، پر آج جو سوال اٹھائے گئے تھے، ان سوالوں نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے خاندان کے افراد اتنے ظالم ہیں۔ خانم بھی اپنی جگہ پر ثابت بیٹھی تھی، جو وہ شاید بھول گئی تھی کہ میڈیا آزاد ہے اور میڈیا کے پاس بہت بڑی طاقت ہے۔ اگر یہ میڈیا ملک خاندان کا دم بھرتا تھا تو یہی میڈیا اس خاندان کا تختہ بھی پلٹ سکتا تھا۔ شہباز کو دیکھ کر رحمان بھائی کا چوکیدار جو گیٹ پر موجود تھا ڈر کے پیچھے ہٹا۔ رانا خاندان کا ہر فرد، ہر ملازم، پھر چاہے رانا ہاؤس میں موجود ہو یا نہیں کہیں اور، شہباز کو دیکھ کر سب کی روح فنا ہو جاتی تھی۔ کندھوں پر شال پھیلائے وہ گھر میں داخل ہوا تھا، تپاڑ چہرہ لیے تیز تیز قدم اٹھاتا۔ لاؤنج سے گزر کر وہ گھر کے اندرونی حصے میں گیا تھا۔ لاؤنج میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا سوائے ایک ملازمہ جو کہ صفائی کر رہی تھی، منال کی طرح۔ بنا کوئی اور بات کیے شہباز نے سیدھا منال کا پوچھا۔ وہ بیوی تھی تو مارے ڈر کے ملازمہ کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ ارے شہباز تم کب آئے، آؤ بیٹھو۔ ثنا بھابی جو بولنے کی آواز پر کچن سے باہر آئی تھی، شہباز کو دیکھ کر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ السلام علیکم بھابی، شہباز نے سنجیدہ لہجے میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو نا۔ اسے کھڑا دیکھ کر ثنا بھابی نے دوبارہ بیٹھنے کا کہا۔ نہیں، وہ مجھے کچھ دیر بعد حیدرآباد کے لیے نکلنا ہے، بس منال سے ملنے آیا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ پورے گھر میں نظر دوڑاتے وہ پوچھ رہا تھا۔ سفید کلف لگے کپڑوں میں جو اب کہیں کہیں سے شکن کا شکار تھے، سرخ آنکھیں لیے وہ پریشان سا لگ رہا تھا۔ منال تو گھر پر نہیں ہے، تو کچھ دیر پہلے یونیورسٹی گئی تھی۔ ثنا بھابی نے اطمینان سے بتایا۔ شہباز کے سر پر گویا بم گرا تھا۔ یونیورسٹی گئی تھی، لیکن اس کا ماسٹر تو کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب کس لیے؟ شہباز کے چہرے پر واضح ناگواری تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ منال اس کے آنے کی خبر سن کر گھر سے غائب ہو جائے گی۔ ہاں، لیکن اب اس نے ایم فل میں داخلہ لیا ہے، آج پہلا دن ہے۔ پہلے تو نہیں جا رہی تھی، لیکن پھر اس کے دوست کا فون آ گیا تھا، چلے گئے۔ تم بیٹھو نا، میں اسے فون کر دیتی ہوں، آ جائے گی واپس۔ ثنا بھابی شہباز اور منال کے درمیان چلنے والے جھگڑے سے واقف تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ میاں بیوی کے آپس کا معاملہ تھا تو وہ خود ہی سنبھالے تو اچھا تھا۔ نہیں، رہنے دے، میں خود مل لوں گا، ابھی تو مجھے حیدرآباد جانا ہے، پھر ملاقات ہوگی۔ وہ جن قدموں سے واپس آیا تھا انہی سے لوٹ گیا تھا۔ اس کے دل پر گھونسا سا پڑا تھا۔ منال نے اس سے بنا پوچھے ایڈمیشن لے لیا تھا۔ پوچھنا تو کیا، بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ شہباز کو افسوس ہو رہا تھا وہ کس حد تک بدل کر گیا۔ ہر جرم کی ایک سزا ہوتی ہے اور جرم کرنے والے کو سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اگر ملک خاندان کسی بے گناہ کا گنہگار ہے تو اس خاندان کے فرد نے جرم کیے ہیں تو انہیں سزا ملے گی۔ سیرت کی نظروں کے سامنے اس کی زلیخا مومانی کا چہرہ گھوم گیا تھا، جنہیں خانم بھی اور اس کے ماموں شہباز ملک نے کبھی عزت نہیں دی تھی۔ وہ اب سمجھ رہی تھی اس کی وجہ کیا تھی۔ سیرت کے پاس ان کا شہباز ملک غصے سے اس کی جانب بڑھا اور پاس پہنچ کر ایک زوردار تھپڑ سیرت کے گلے پر جڑ گیا تھا۔ ہر طرف ایک گہری خاموشی چھائی تھی۔ حویلی کے باہر گاڑی میں بیٹھے حیدر کی تیوری چڑھی۔ وہ مزید نہیں رک سکا تھا، ایک جھٹکے سے گاڑی سے نکلا اور حویلی کے جانب قدم بڑھایا۔ وہ سیرت کا مزید ان ظالموں کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کون ہیں اور آپ اندر نہیں جا سکتے۔ گیٹ پر کار نے اسے روک لیا تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر حیدر رانا، میں سیرت کا شوہر ہوں۔ حیدر نے اپنا کارڈ نکالتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ روب دار اور آنکھوں میں عجیب سی سرد مہری تھی۔ کارڈ چاہتے ہوئے بھی اسے روک نہیں پایا تھا۔ وہ آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگاتے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔
सियाह जीन्स पर सफेद ड्रेस शर्ट पहने अपने लंबे कद के साथ वो नुमाया नजर आ रहा था। शहबाज मलिक से थप्पड़ खाने के बाद सीरत फटी फटी निगाहों से इन्हें देख रही थी। मामू आप, इसके लहजे और आंखों में बेयकीनी सी थी। इसे उम्मीद नहीं थी इसके साथ ऐसा होगा। वो तो समझ रही थी ये सब झूठ था, लेकिन जावेद मलिक का रद्द-ए-अमल इसे सब कुछ समझा गया था। चलो अंदर, तुम्हें मैं बताता हूँ अपने ही खानदान के खिलाफ गवाही देने की क्या सत्ता होती है, वो आज तुम्हें पता चलेगा। वो शहबाज ने पकड़कर अंदर की जाने बढ़े थे। खानम भी को शहबाज मलिक से ये उम्मीद नहीं थी। वो मीडिया के सामने कोई तमाशा नहीं चाहती थी। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप इसे? गरजदार आवाज पर शहजाद मलिक के कदम साकित हुए थे। मीडिया वालों की गर्दनें और कैमरे आवाज की जाने मुड़ते थे। स्टेज से कुछ फासले पर शोले उगलती निगाहें लिए आंखें लिए हैदर शहबाज मलिक को घूर रहा था। यही वो शख्स था जिसने इसकी फूफो से मोहब्बत का दावा देकर शादी की थी और फिर पूरे मीडिया के सामने इसके खानदान को रुस्वा किया था। शहबाज मलिक के साथ साथ खानम भी हैदर को पहचान गई थी। हैदर को देखकर सीरत की जान में जान आई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? शहबाज मलिक किसी भूखे शेर की मारे इसकी जानी पड़ा था। वो मेरी कानूनी और शरई बीवी है, मैं इसे लेने आया हूँ। अच्छा होगा अगर आप लोग बिना कोई ड्रामा किए मेरी बीवी को मेरे साथ जाने दें। इसका लहजा भला का संजीदा था। मीडिया वाले धड़ाधड़ इनकी वीडियो और तस्वीरें बना रहे थे। इसके बाद सुनकर शहबाज मलिक ने गुस्से से अपनी मुठियां खींची। चलो सीरत, अपने घर चलते हैं। हैदर ने सीरत की जानिब देखते हुए मुस्कुराकर कहा। वो भागने वाले अंदाज में हैदर की जानिब बढ़ी थी। शहबाज मलिक ने आगे बढ़कर इसे रोकना चाहा, जब खानम भी ने अपनी जगह से उठकर शहबाज मलिक को बाजू से पकड़कर रोका। जाने दो, इससे पहले कि वो बहुत तमाशा हो चुका है। और कितनी बार कहा है तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखा करो। जान ने धीमी आवाज में शहबाज मलिक की क्लास ली थी और फिर हैदर बिना कुछ कहे सीरत का हाथ थामकर इसे वहां से लेकर चला गया था। शहबाज मलिक की नजरों के सामने वो रात किसी फिल्म की तरह चलने लगी थी, जब वो जिले राना को दुल्हन के लिबास में राना हवेली से लेकर आया था। ऐसे ही मीडिया वालों का हुजूम था इस दिन। ऐसे ही पुराना खानदान की बेइज्जती करके आया था और वक्त ने आज इसे कड़ी चपेट मारी थी। बेशक हैदर की नीयत गलत नहीं थी, लेकिन वक्त कुछ नहीं भूलता और आज वक्त ने अच्छा इंतकाम लिया था। फिलहाल तुम अपने शाहबाज भाई के साथ अच्छा नहीं कर रही हो। तुबी तुबी ने अपनी सामने तूबी लिखा है। तूबी ने अपने सामने बैठी मिनाल से कहा, जिसकी आंखें रोने के बाद सूजन का शिकार हो चुकी थी। वो दोनों यूनिवर्सिटी के लॉन में बैठी थी। मिनाल की तूबी से दोस्ती एमएससी में हुई थी। मिनाल की नरम और रहम दिल नेचर की वजह से तूबी को बहुत पसंद आई। वो तूबा को बहुत पसंद आई थी और शाहबाज और मिनाल के दरमियान चलने वाले झगड़े से भी वाकिफ थी। अच्छा, तो मेरे साथ किस्मत ने क्या किया था? मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मेरी मोहब्बत में क्या कमी थी जो शाहबाज ने मेरे साथ ऐसा किया। वो बात के आखिर में फिर से फूट-फूट कर रोती। मिनाल, प्लीज रोना बंद करो और तुम एक मौका दो शाहबाज भाई को। वो अपनी बेगुनाही साबित करने का मेरा दिल कहता है। वो ऐसे नहीं है। तुम्हें यकीनन कोई गलत फहमी हुई होगी। तुबा ने एक अच्छे दोस्त होने की हैसियत से इसे समझाना चाहा। नहीं, मैं अब मजीद दर्द नहीं सह सकती। मुझ में हिम्मत नहीं। मिनाल ने नम आंखों को हथेली से रगड़ते हुए कहा। तुबा अफसोस से इसे देखती रहती। छा गए हो एसपी साहब, मलिक खानदान की बुनियाद हिलाकर। फिजा ने रात के इस पैर हैदर को फोन किया था। इसने जो किया था बेहतरीन किया था। तुम जानते हो फिजा ने खानदानी दुश्मनी निभाने वालों में से नहीं, लेकिन यहाँ मामला सीरत का था। मैं इसे वहां नहीं छोड़ सकता था। हैदर के लहजे में सीरत के लिए परवाह थी। फिजा के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट उभरी थी। तो एसपी साहब को भी मोहब्बत हो गई। वो शरारती लहजे में पूछ रहा था। इसकी बात सुनकर हैदर का कहका उभरा था। मेरी छोड़ो एसपी साहब, अपनी अपनी आफत को संभाल लो। मैंने तो बख्श दिया मलिक खानदान को, वो नहीं बख्शने वाली। हैदर का इशारा हनावे की तरफ था। इसकी बात सुनकर हिजर के दिल को उदासी ने आ गया था। वो जानता था हनावे और उसके दरमियान बहुत फासले थे, जिसे वो चाहकर भी मिटा नहीं सकता था। कुछ देर मजीद बात करने के बाद वो फोन बंद कर चुका था और माजी की खूबसूरत याद इसके जहन के पर्दे से टकराई थी। ये तब की बात थी जब इसने शादी से इनकार किया था। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मैं तो तुमसे शादी के लिए मरा जा रहा हूँ ना। फिजा ने तंजिया अंदाज में कहा था। जो भी है, लेकिन मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। तुम खुद तूबा को मना कर दो, हनावे के मुंह फुलाते हुए कहा था। वाह वाह, क्या कहने मोहतरमा थे। ये सारा पुराना है, मतलब हम लोगों ने रीड आउट किया है। कहाँ गया?
तुम क्यों नहीं आई मुझसे मिलने? हैरी ने हनावे को फोन किया था। सालों बाद वो दोनों बात कर रही थी। इसके फोन करने पर हनावे ने सवाल किया था। मैं सोच रही थी तुम आ जाओगी मरी, लेकिन तुम भी बदल गई हो हनावे, वक्त की तरह। हैरी के लहजे में टूटे कान जैसी चुभन थी। हनावे चौंक से गई थी। अभी 1 साल पहले हैरी और वक्त की शादी हुई थी और साथ ही मिनाल की रुखसती भी कर दी गई थी। इतने बड़े मौके पर भी हनावे नहीं आई थी। वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके लौटी थी। क्या हुआ वक्त भाई को? इन्हें तो खुश होना चाहिए। या तुम अभी भी? हनावे बात अधूरी छोड़ गई थी और ये अधूरी बात हैरी को किसी तीर की मारने लगी थी। नहीं हनावे, प्लीज पुरानी बात को मत दोहराओ। मेरी कम उम्री की नादानी को मेरे लिए सजा मत बनाओ कोई भी। हैरी का लहजा भीग गया था। इसकी बात सुनकर हनावे के चेहरे पर परेशानी उभरी थी। वो समझ गई थी इसके और वक्त के दरमियान कुछ गलत था यकीनन। क्या हुआ है? मुझे कुछ तो बताओ। यहाँ मामला हनावे की जान से प्यारे भाई का था। कुछ नहीं हुआ, बस मैं इतना चाहती हूँ माजी में जो भी मैंने गलती की और तुमसे जो बदगुमानी रही, तुम्हें उल्टा सीधा सुनाया, इसीलिए मुझे माफ कर दो और दुआ करो सब ठीक हो जाए से पहले कि मेरा जब जवाब देते। वो रो कर कहती फोन बंद कर चुकी थी, जबकि हनावे ने एक बोझल सांस हवा में खारिज किया था। बहुत कुछ था जो उसे ठीक करना था और सबसे पहले तुमन मलिक को इसके किए की सजा देनी थी और इसके लिए वो पूरी तरह से तैयार थी। अब बस खेल शुरू होने वाला था। मैं पूछना चाहूंगी तकरीबन 20 साल पहले आपके खानदान की हमफर्द मिस्री से बहुत राणा ने राणा खानदान की लाडली बेटी से धोखे से शादी की थी। हाँ, और सुना है आज तक वो इसकी अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? कुसिया बेगम लकड़ी की कुर्सी पर विराजमान थी, पास ही दाने चुगती कबूतरों को दाना डाल रही थी, जबकि इनके जहन में सीरत से पूछे एक रिपोर्टर के सवाल गूंज रहे थे। 30 साल से उन्होंने अपनी लाडली बेटी को नहीं देखा था। इनका दिल बेचैन था। कबूतरों को गुटर गू की आवाज फिजा में गूंज रही थी। वो इस उम्र भी काफी चौकसो चौबंद थी। इनका दिल कुछ गलत होने की दिहाई दे रहा था। क्या वो रिपोर्टर की जिले की बात कर रही थी? क्या वो लोग मेरे जिले के साथ कुछ बुरा करते हैं इन्हें? नहीं, जिले तो अपनी मर्जी से अपनी मोहब्बत की शादी की थी और अगर ऐसा कुछ होता तो यकीनन वो पलट कर आती। वो कुछ है तभी तो इससे हमें याद नहीं, तो इसे कभी हमारी याद नहीं आई। बुरी आंखें ये सब सोचते हुए नम नम पानियों से भर गई थी। जिले के बाद उन्होंने निमल से इतनी मोहब्बत की थी जितनी जिले से और निमल ने भी धोखा दे दिया था इन्हें। अपने बुरे कंधों पर वो पूरे खानदान का बोझ उठाए हुए थी। हर काम हर फैसला सोच समझ कर करती थी, लेकिन इनके किए गए फैसले पर अब इन्हें पछतावा सा होता था। मीनाल और शाहवेज खुश नहीं थे। बात तलाक तक जहाँ पहुंची थी। हनावे सालों बाद लौटी थी तो और अलग मामले में उलझी थी। वो जितना अपने खानदान को खुश देखना चाहती थी, इतने दुख देखने को मिल रहे थे। या अल्लाह मेरे खानदान की हिफाजत फरमा, मेरे मालिक आमीन। उन्होंने दामन फैलाकर रब के आगे दुआ की थी और कभी कभी कबूलियत का वक्त होता है। दुआएं फौरन ना सही लेकिन अपने वक्त पर कबूल हो जाती है। खान कहाँ हो? जूस लाओ मेरा। बहुत कुछ बदल गया था। अगर नहीं बदला था तो अमन और खान का रिश्ता नहीं बदला था। अमन को आज भी अपना हर काम खान से करवाने की आदत थी, जबकि खान आज भी अमन पर अपनी जान वारता था। अभी लाया साईं। खान की आवाज उठी थी और कुछ देर बाद वो तरोताजा दूध के साथ अमन के जिम रूम में हाजिर हुआ था। अमन ने गिलास पकड़ा और घूंट घूंट पीने लगा। वर्जिशी वर्दी में इसके कसरती बाजू नुमाया थे। खान ने एक नजर अमन को देखा और नजरें झुका दी। जितनी मोहब्बत वो अमन से करता था, डरता था कि कहीं अमन की शानदार शख्सियत को इसी की नजर न लग जाए। मुझे अंदाजा नहीं था सीरत इतनी बेवकूफ निकलेगी। वो टीवी पर चलने वाली कुछ देर पहले खबरें सुन रहा था, जो अभी तक सरगर्म थी। इसे अफसोस हो रहा था जो सीरत ने राणा खानदान के का साथ देकर का साथ दिया था। इससे पहले वो मजीद कुछ कहता, गेट पर मौजूद एक चौकीदार हाथ में लिफाफा थामे वहां आया था और खान को थमाने के बाद वापस जा चुका था। क्या है ये? खोलो इसे, अमन ने लिफाफा देते हुए खान से कहा। अमन के हुक्म पर खान ने लिफाफा खोला और अंदर मौजूद कागजात को देखकर हैरान रह गया। ये है क्या? क्या है खान, बताओ। खान के चेहरे पर परेशानी देखकर अमन ने पूछा। मालिक, वो खान कुछ कहना चाहता था लेकिन अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ के थे। वो कभी अमन को मालिक, कभी साईं तो कभी साहब कहता था। अमन के लिए इसके दिल में अजीब सी मोहब्बत थी। आप खुद देख लें साईं। खान ने वो कागजात अमन की तरफ बढ़ाया जिसे अमन ने थामने के बाद देखा और फिर एक पल को साकित रह गया था। ये कोर्ट की तरफ से नोटिस नोटिस था। हनावे, राहिला और अवैस के केस को रीओपन
हनावे, राहिला और अवैस के केस को री ओपन करवा चुकी थी। अमन की तेज भी चढ़ी थी। हनावे से हद दर्जा मोहब्बत सही, लेकिन इसकी नफरत अब अमन को चुभने लगी थी। जाने वो लड़की इतनी जिद्दी क्यों थी। अब क्या करना है साईं? खान सर झुकाए पूछ रहा था। इस जिद्दी और घमंडी लड़की से मुलाकात करनी पड़ेगी। मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन वो मेरे साथ का इस तरह तमाशा हरगिज नहीं बना सकती। कागज के टुकड़े को गुस्से से झटकने के बाद वो कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि खान ने झुककर वो कागज उठाया और जोर से सर को झटका। ये आग पानी का खेल था। इसमें ना कोई जीत सकता था और ना ही कोई हार सकता था, और आग पानी का मिलाप तो नामुमकिन था। वो किचन में मसरूफ सी काफी बना रही थी। परेशानी और सर दर्द से इसे अपना दिमाग फटता महसूस हो रहा था। जिससे वो मलिक हवेली से वापस आई थी, इसने कई दफा खान अब्बी को फोन किया था, लेकिन एक बार भी उन्होंने बात करना जरूरी नहीं समझा था। और तो और हवेली में कोई भी इसका फोन नहीं उठा रहा था। बेशक सीरत ने सच का साथ दिया था, लेकिन जिन्हें वो छोड़कर आई थी वो इसके अपने थे, और अपनों को छोड़ देना, इनके बिना रहना तो सीरत ने कभी सोचा भी नहीं था। सच का साथ देकर इसका दिल तो मुतमईन था, लेकिन अपनों को छोड़ देने का दुख उससे अंदर से खाने लगा था। ऊपर से जाले का फोन कर इसे अलग से सुनाई थी। वो एक मजबूत लड़की थी, लेकिन कभी कभी इंसान की अपनों की बेरुखे इंसान की आंखों में आंसू ले आती है, और सीरत की आंखें भी नम होने लगी थी। सीरत नाम की पुकार, वो चौंकी और फटाफट आंखों से आई नमी साफ की हैदर की आवाज से यकीनन वो इसे ढूंढता हुआ वहां तक आया था, जिसे जी चाह कर भी वो अपने लहजे को संभाल नहीं रख पाई थी। हैदर इसके लहजे की नमी को महसूस कर गया था, तभी तो कदम उठाता इसकी जानिब बढ़ा, जो कॉफी के कप लकड़ी की खूबसूरत सी डिश में रखने के बाद इसे उठा रही थी। सीरत इसके एन पीछे पहुंचने के बाद हैदर ने फिर से इसका नाम पुकारा था। इस बार सीरत के हाथों में कपकपाहट बांधी थी, आंखों में फिर से नमी उभरने लगी। इधर देखो मेरी जानिब, वो मान से कह रहा था। सीरत ने गहरा सांस फिजा में खारिज किया और कॉफी के कपों को वहीं छोड़कर पलटकर हैदर को देखा। इसकी सुर्ख आंखें देखकर हैदर के दिल को गहरा मलाल ने घेरा था। तुम रो रही हो? वो बेचैनी से इसके दोनों हाथ थाम गया था। मैं बस वैसे ही सीरत ने जबरदस्ती मुस्कुराना चाहा। आई एम सॉरी सीरत, मेरी वजह से तुम्हें अपने को छोड़ना पड़ा। यकीन करो मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली से दूर कर दूंगा। मेरा कोई इरादा नहीं था और ना ही होगा। वो शर्मिंदा सा कह रहा था। इसकी बात सुनकर सीरत के दिल को कुछ हुआ था। नहीं, आपका कोई कसूर नहीं है हैदर, आप तो मोहसिन है, मेरे शोहर है, और एक बहुत अच्छे इंसान। आप कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकते, फिर रो क्यों रही हो? इसकी बात सुनकर हैदर को अपने अंदर सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ था, इस बात पर कि मैं अपनों को हमेशा आला सर्फ समझा, और वो जाने खानम भी को आपके खानदान से इतनी नफरत क्यों है। सीरत अभी तक उलझी हुई थी। इनकी नफरत करना शायद जायज है, लेकिन इतने सालों तक नफरत करना जायज नहीं। हैदर ने इसके हाथों को होले से दबाया था। क्या मतलब? सीरत चौंकी। मतलब माजी की लंबी कहानी है, हैदर ने सुलझा लहजे में कहा। मुझे जानना है आखिर माजी में ऐसा क्या हुआ था जो खानम भी और नाना जान इतनी नफरत करते हैं आपके खानदान से। ठीक है, आ जाओ, तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। दो जिगरी दोस्तों की जवानी जो अब जानी दुश्मन बने बैठे हैं। वो इसका गाल थपथपाकर किचन से बाहर निकल गया था। हम्म, वो इसका गाल थपथपा कर किचन से बाहर निकल गया था, जबकि सीरत तजस्सुस से मजबूर कॉफी के दोनों कप उठाकर इसके पीछे लगती थी। मासी कहते हैं दो जानी दुश्मन मासी में कभी दो जिगरी दोस्त रह चुके होते हैं। ऐसे ही कुछ दोस्ती कयाम राना और बहराम अली के दरमियान थी। दोनों का ताल्लुक जमींदार घराने से था। हम्म, दोनों की दोस्ती कॉलेज में हुई थी और फिर यूनिवर्सिटी में भी वो दोनों साथ ही थे। दोनों के शौक एक जैसे थे, शिकार करना और सैर तफरीह का दोनों को खासा शौक था। अलबत्ता बहराम मलिक गुस्से का थोड़ा तेज था। वो जल्द आग बगोला हो जाता था। ऐसे में क़याम राना सुलझी हुई तबीयत से इसे संभालने के काम आता था। पूरे हैदराबाद में दोनों की दोस्ती का डंका बजता था। दांत बात कभी इनकी दोस्ती के दरमियान दीवार न बन सकी थी। दोनों की दोस्ती में अजीब मोड़ आया था जब बहराम अली की बड़ी बहन खानम ने क़याम को देखा। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए पसंदीदगी उभरी, और ये बात बहराम से छुपी न रह सकी। क़याम जैसा लड़का मलिक खानदान को ढूंढने से भी नहीं
ملنے والا تھا۔ بات آگے بڑھی تو دونوں خاندان کی رضامندی سے خانم اور خیام کی شادی پکی کر دی۔ دونوں بہت خوش تھے، دونوں اپنی محبت کو پا لینے والے تھے، لیکن جو شخص سوچتا ہے چاہتا ہے ویسا ہوتا کب ہے۔ قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ خیام رانا کے بڑے بھائی احتشام رانا کی شادی بچپن سے چچا زاد قدسیہ بیگم سے طے ہوئی تھی، لیکن نکاح کے دن احتشام کے نکاح سے انکار کر دیا۔ وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ قدسیہ کا باپ جو خیام کا چچا تھا، وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا کہ اس کے نکاح کے وقت اس نے اپنے بھتیجے نے نکاح سے انکار کر دیا۔ صدمے اور پریشانی سے اسے ہارٹ اٹیک ہوا اور ایمرجنسی میں ہسپتال میں پہنچ گیا تھا۔ بدقسمتی سے اسی دن خیام رانا اور خانم کا بھی نکاح تھا۔ خانم دلہن کے لباس میں سجی سوری خیام رانا کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ نہیں آیا۔ صبح سے شام ہونے کو تھی، لیکن بارات کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ملکوں اور راجپوتوں کے گاؤں میں بھی زیادہ فاصلہ نہ تھا، اور یہ خبر ملکوں کی حویلی تک کسی نے جنگل میں آگ کی طرح پہنچا دی تھی کہ خیام رانا نے اپنی چچا زاد قدسیہ بانو سے نکاح کر لیا تھا۔ خیام کو اپنے چچا کی عزت کی خاطر اپنی محبت کی قربانی دینی پڑی تھی، لیکن یہ بات نہ خانم سمجھ پائی اور نہ بہرام۔ کہتے ہیں اس روز عروسی لباس میں خانم طوفانی بارش میں حویلی کے صحن میں بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر روئی تھی۔ پوری حویلی اس کی تکلیف پر کانپ اٹھی تھی۔ خیام رانا نے اسے دھوکہ دیا تھا، محبت کر کے وہ شخص نبھا نہیں پایا تھا۔ اپنی بہن کی حالت دیکھ کر بہرام ملک کے دل میں خیام کے لیے نفرت جاگ اٹھی تھی۔ وہ خیام رانا کو مارنے پہنچ گیا تھا، لیکن راجپوتوں کی حویلی میں خیام رانا کے چچا کے اٹھتے جنازے کو دیکھ کر وہ الٹے قدم واپس لوٹ آیا تھا۔ البتہ اب دوستی اور محبت کی جگہ نفرت نے دل میں ڈیرے جما لیے تھے۔ اس روز خانم بی نے قسم کھائی تھی کہ اب ان کی زندگی میں کوئی مرد نہیں آئے گا اور نہ ہی کسی پر بھروسہ کرے گی۔ اور وہ دن آج کا دن خانم اب خانم بی کہلاتی ہیں، اور انہوں نے کبھی شادی نہیں کی۔ ساری عمر خیام رانا کی بے وفائی کو سینے سے لگا کر گزار دی، البتہ شدید محبت کی جگہ وہ اب خیام رانا سے شدید نفرت کرتی تھی۔ قدسیہ بانو سے شادی کے بعد خیام نے بہرام اور خانم سے بات کرنے کی بہت کوشش کی تھی، معافی مانگی، لیکن دوستی دشمنی میں بدل چکی تھی۔ لحاظ سب ختم ہو گیا تھا۔ بہرام جو پہلے ہی غصے کا تیز تھا، اب ظالم وڈیرا بن گیا تھا۔ خانم بھی نے تو شادی نہیں کی تھی، البتہ بہرام ملک نے اپنی شادی سے افشا گل سے شادی کر لی تھی۔ بہرام ملک کے 2 ہی بیٹے تھے، شہباز ملک اور ارباز ملک، جبکہ اب ایک بیٹی سائمہ تھی۔ وقت گزرتا گیا اور بچے بڑے ہوتے گئے، اس کے ساتھ ہی دونوں خاندانوں میں دشمنی بھی بڑھتی گئی۔ قدسیہ بیگم خیام کے لیے ایک اچھی اور وفادار بیوی ثابت ہوئی تھی، اور وقت کے ساتھ خیام رانا کے دل میں اپنی سلجھی ہوئی طبیعت سمجھداری اور وفاداری کی بدولت جگہ بنانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ جب خیام اور بہرام کی پہلی نسل جوان ہوئی تو خانم بی نے طاق کر نشانہ مارا۔ شہباز ملک کے دل میں جو نفرت کا بیج انہوں نے بویا تھا، وہ اب تناؤدار درخت بن گیا تھا۔ بہرام ملک کی بیوی افشا کو زیادہ ساتھ نہ نبھا سکی اور جوانی میں ہی اچانک موت کے باعث دار فانی سے کوچ کر گئی۔ بہرام کے تینوں بچوں کی پرورش خانم بی نے کی تھی، وہ ان کے لیے ماں ہی تھی۔ شہباز ملک نے ضلع سے شادی کر کے جو تماچا رانا خاندان کی منہ پر مارا تھا، اس سے خانم بی کے دل کو سکون ملا تھا، لیکن وقت ہمیشہ یکساں نہیں رہتا۔ شہباز ملک نے زلیخا سے جھوٹی محبت کی شادی کے بعد ارم حبیب سے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ وجہ صرف اور چیز ضلع کو تکلیف پہنچانا تھا۔ زلیخا سے شہباز ملک کا ایک ہی بیٹا تھا، ارم ملک، جبکہ ارم سے 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی زالے ملک جو اپنی خوبصورتی اور ذہانت کی بدولت مشہور تھی، جبکہ اس سے چھوٹی رابیل ملک جس میں شہباز ملک کی جان بستی تھی، جبکہ ارباز ملک اور زرمین گل کا ایک ہی بیٹا تھا، امن ملک، جو پورے رانا خاندان پر بھاری تھا۔ صحیح ہے، الو کا بیٹا سب پہ بھاری ہے۔ سیرت بہرام ملک کی اکلوتی بیٹی تھی، سائمہ ملک کی بیٹی تھی۔ سائمہ اور اس کے شوہر کا ایک حادثے میں انتقال ہو چکا تھا، اس لیے سیرت کو بھی خانم بی نے اپنے ہی پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ زالے کے لندن جانے سے پہلے ارم ملک بھی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ یوں ملک خاندان کے سارے بچوں کی تربیت خانم بی نے کی تھی، سوائے ارم کے۔ وہ ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ زلیخا کے آنسو اور شہباز ملک کا زلیخا سے رویہ ہمیشہ ارم کو تکلیف پہنچاتا تھا، اسی لیے آج وہ اپنی ماں اور اپنی بیوی کے ساتھ ملک خاندان کو چھوڑ کر اپنی ایک الگ دنیا بسائے ہوئے تھا۔ جہاں محبت زندہ رہتی ہے وہاں نفرت بھی جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ جتنی نفرت خانم بی کو خیام رانا سے، اتنی نفرت ہی اب حناوے رانا امن ملک سے کرتی تھی۔ محبت ہو نہ ہو، لیکن نفرت خانم اور خیام کی تیسری پیڑھی میں منتقل ہو چکی تھی۔
अरे बेटा, मैं तो कितनी बार कह चुकी हूँ शाहवेज को कि ये खत्म कर दो ये रिश्ता, तलाक दो मिनाल को और जान छुड़वाओ अपनी, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानता। जाने क्या जादू कर दिया इस 2 गज की लड़की ने मेरे शेर जैसे बेटे पर, जो वो इसको छोड़ने पर राजी नहीं। शहनाज ताई नागवारियत ये कह रही थी फोन पर। दूसरी जानिब अलीशा थी, शहनाज ताई की भांजी, जो बचपन से शाहवेज को पसंद करती थी और इससे शादी करना चाहती थी, लेकिन शाहवेज की संजीदा और गुस्सीली तबीयत के बायस वो कभी कुछ बोल नहीं पाई थी। अलबत्ता अपनी चालाकियों और शहनाज ताई के बलबूते पर वो मिनाल को जिससे शाहवेज की तरह से बदगुमानी डाल चुकी थी। अरे खाला जान, आप फिक्र न करें, जो मैंने मिनाल के साथ किया है ना, इसके बाद वो कभी शाहवेज के साथ रहने को तैयार नहीं होगी। बस अब आप कुछ ऐसा करें कि शाहवेज इसे तलाक दे दे। वो बेताबी से कह रही थी। हजार बार कह चुकी हूँ, अब वो हैदराबाद जैसे ही वापस आएगा आप ही कहूंगी, लेकिन मेरी सुनता कौन है। मेरी औलाद ने कभी मेरा साथ नहीं, हमेशा अपनी मन मर्जी की है। अब की बार शहनाज ताई के लहजे में अफसोस था, जो इनकी औलाद इनका साथ नहीं देती थी और इनका हर नाजायज बात नहीं मानती थी। मनाल को तलाक दरवाजे के बाहर खड़ी हैडी ने बेख्तियार अपने मुंह पर हाथ रखा था। इसे अपनी माँ की फितरत का कुछ कुछ अंदाजा था। वो मारिया और फारिया बेगम की तरह एक साथ तो खुश रहने वालों में से नहीं थी। निमल और मिनाल और हनावे को तो वो शुरू से ही नापसंद करती थी। निमल को बिल्कुल भी नहीं, अलबत्ता मिनाल के लिए इनके दिल में नरम गोशा था। लेकिन अब वो हरी को गहरे मलाने आ गिरा था। ये वजह थी शायद कि वो खुश नहीं थी, क्योंकि इसकी माँ दूसरों की बेटियों का घर उजाड़ने का सोच रही थी। खानदान के 9 अफराद अगर अच्छे थे तो 10वां इंसान जरूर ऐसा होता जो खानदान में खुश नहीं रह सकता। वो राना खानदान में शहनाज ताई ऐसी थी। हैरी ने एक झटके से दरवाजा खोला और गुस्से से कमरे में दाखिल हुई। इसके चेहरे पर इंतहा की गुस्से संजीदगी छाई थी। शहनाज ताई हैरी को अपने कमरे में देखकर हैरान रह गई। अच्छा अलीशा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अपना ख्याल रखना। शहनाज ताई ने खून बंद करते हुए कहा और हैरी की तरफ सवालिया नजरों से देखा, जो गहरे अफसोस से अपनी माँ को देख रही थी। आ गई आज तुम्हें माँ की याद, शहनाज ताई ने फुदके से कहा, क्योंकि जब से हैरी की शादी हुई थी वो बिल्कुल बदल गई थी। सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती थी, जाने क्या करती थी। इसकी हंसी कहते सब खो गए थे। ना वो पहले की तरह गुस्सा करती थी, ना जिद और ना ही फरमाइशें। वरना ज़ाहिर आऊं तो इसकी फरमाइशें पूरी कर कर के थक जाता था। मुझे यकीन नहीं होता कि आप ऐसा कर सकती थी। हैरी की नजरों में बेयकीनी सी थी। कहा क्या मैंने, शहनाज ताई ने नजरें चुराई। अम्मी, आप एक माँ होकर अपने बेटे का घर कैसे बर्बाद कर सकती है। हैरी के लहजे में मलाल ही मलाल था। इसका गुलाबी चेहरा गुस्से और जब्त के बायस सुर्ख हो चुका था। बर्बाद नहीं, आबाद करना चाहती, और मिनाल के साथ शाहवेज कभी खुश नहीं रह सकता। दोनों का कोई जोड़ नहीं है। शहनाज ताई ने पहलू बदलते हुए रफूत से कहा। हैरी का दिल क्या, वो अपना सर पीटे। क्यों क्यों खुश नहीं रह सकते, क्या कमी है मिनाल में? हैरी ने तंग कर पूछा। वो जानती थी मिनाल बचपन से शाहवेज को पसंद करती थी। इसकी मोहब्बत की शिद्दत से वो अच्छी तरह वाकिफ थी, और ये खामोशी मोहब्बत ही थी जो शाहवेज को मिनाल का बना दिया था। है ही क्या उसमें, एक भोली सूरत है बस। बाकी तो जैसे सब कहते हैं कर लेती है, उठते बैठते की तमीज नहीं है इसे। मेरा बेटा एक आला तालीम याफ्ता इंसान है, जिसका ताल्लुक सियासत से है। मिनाल इसके साथ कहाँ भाएगी? एक सियासतदान की बीवी डरी सहमी अच्छी लगती है क्या? फैशन का इसे शौक नहीं, जब देखो अजीब हुलिया लिए घूमती है। शहनाज तारीख ने तो जरूरत की इंतहा कर दी थी। हैरी को फटी फटी आंखों से, बेटा आप भी ऐसी हो, आप दोनों माँ बेटी ही ऐसी हो। हैरी तो फटी फटी आंखों से इन्हें देख रही थी। इसके सामने बैठी सोबर सी औरत पर शुबा हुआ था कि उसकी माँ थी या नहीं। आपने भी हनावे के साथ ऐसे ही किया था। ये आप कह रही हैं अम्मी, जब निमल की शादी भाई से तय हुई थी तब भी आपको एतराज था, क्योंकि पूरा तमाम निमल आपको पसंद नहीं थी। वो अपने हक के लिए बोलती थी और आपको बदतमीज लगती थी। आपको तो मिनाल जैसी बहू चाहिए थी, ठंडे और नरम मिजाज की। फिर अब क्या हुआ? हैरी का दिल भर आया था और जान गई थी कि इसकी माँ को अलीशा पटियां पढ़ा रही है। बस मुझे अलीशा जैसी बहू चाहिए, मुझे अल्लाह मियाँ की गाय जैसी लड़कियां नहीं भाती। शहनाज ताई ने दो टूक जवाब दिया। मैं जानती हूँ अम्मी, ये आप नहीं अलीशा की जबान है, और मिनाल जैसी बहू आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। और एक बात याद रखना, जो दूसरों की बेटियों को दुख देते हैं, इनकी खुद की बेटियां कभी खुश नहीं रहती। अल्लाह की लाठी बे आवाज है, अम्मी मक्का फाते अमल से डरे। बात करते करते हरी बुरी तरह रो दी थी और फिर बिना कुछ सुने भागने वाले अंदाज में कमरे में चले गए। हाय अल्लाह, इसको क्या हो गया? हरी, मेरी बात सुनो। हरी की आंखों में आंसू देखकर शहनाज ताई का दिल खोल उठ गया था। हरी इनकी सबसे छोटी और लाडली बेटी थी, जिसकी हर जिद को उन्होंने पूरा किया था। वो जल्दी से रोती नहीं थी, और अब वो रो रही थी। शहनाज ताई इसके पीछे लपकी थी, तो लेकिन तब तक हैरी अपने कमरे का दरवाजा बंद कर चुके थे, और शहनाज ताई के लाख खटखटाने पर भी हैरी ने दरवाजा नहीं खोला था।
تو یہ تھی رانا اور ملک خاندان کی اب تک کی کہانی، کہو کیسی لگی؟ حیدر نے اپنے ساتھ کھڑی سیرت سے پوچھا تھا۔ وہ دونوں ٹیرس پر تھے اور حیدر پچھلے گھنٹے سے دونوں خاندانوں کی تاریخ بتا رہا تھا اور اب ختم ہونے پر حتما تنگوش سیرت سے سوال کیا تھا۔ اف، اتنی خوفناک کہانی! سیرت جھرجھری سی لے کر رہ گئی تھی۔ اس کی دشمنی میں کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو گئی تھی، یہ اب اسے پتا چلا تھا۔ اس کی بات سن کر حیدر کا بے ساختہ قہقہا ابھرا تھا۔ میرے دادا ابو دھیمے مزاج کے آدمی ہیں۔ دشمنی کی شروعات خانم جی اور تمہارے نانا ابو نے کی تھی۔ اور تمہارے نانا ابو نے کی تھی، جو شہباز ملک نے نبھائی اور اب تک چل رہی ہے، حیدر نے دھیمے لہجے میں بتایا۔ جانتی ہوں، اب سمجھ آیا کہ خانم جی نے شادی کیوں نہیں کی۔ مجھے کبھی کبھار لگتا تھا کوئی گہرا دکھ ان کے دل اندر موجود ہے، جس پر انہوں نے اپنے روبدار شخصیت کا پھول چڑھا کر چھپا رکھا ہے۔ وہ دکھ کیا تھا، اب سمجھ آیا ہے حیدر۔ مجھے لگتا ہے خانم بھی آج تک دادا جی مطلب قیام رانا کو نہیں بھول پائی۔ سیرت نے اپنے دل کی بات کی تھی۔ سیاہ آسمان ٹمٹماتے ستاروں سے مزین تھا۔ ایسا لگتا تھا سفید موتیوں سے جڑی ہوئی کوئی سیاہ چادر بنگلے کے اوپر ڈھک دی گئی ہو۔ سامنے لمبی بل کھاتی دور تک چار کول کی سڑک نظر آئی تھی، جس کے دونوں جانب کھیت تھے۔ حیدر کا یہ بنگلہ بہت خوبصورت تھا اور اب سیرت کو بھی اس گاؤں اور بنگلے سے عشق ہونے لگا تھا۔ یہاں کا ماحول بہت پرسکون تھا، نوکر چاکر سب کچھ تھا۔ ہاں بھولی تو واقعی نہیں ہے، اگر بھول جاتی تو شاید یہ دشمنی بھی ختم ہو جاتی۔ حیدر نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا۔ ہاں، لیکن وہ جیسی بھی ہے میرے لیے میری ماں وہی ہے۔ میرے لیے میری ماں وہی ہے، اور اب وہ ناراض ہیں تو مجھے کسی پل سکون میسر نہیں ہے۔ حیدر میں کیا کروں؟ سیرت نم لہجے میں کہتی اپنا سر جھکا گئی تھی۔ اس کی اداسی حیدر کو بھی اداس کر گئی تھی۔ تم فکر نہ کرو سیرت، ہر جذبے کی ایک حد ہوتی ہے، جہاں پہنچ کر وہ ہر جذبہ دم تو جاتا ہے، انشاءاللہ جلد ہی دشمنی کو اپنے انجام کو پہنچ جائے گی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حیدر نے اپنا بازو اس کے کندھے کے گرد پھیلاتے ہوئے اسے حوصلہ دیا تھا، اور اس کی بات پر سیرت نے صدیقے دل سے آمین کہا تھا۔ ہر انسان کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں رحمان بھائی، اور ہمیں اپنے دشمن کی طاقت اور کمزوری دونوں سے واقف ہونا چاہیے۔ رحمان بھائی اور حنابے دونوں اس وقت اسٹڈی روم میں موجود تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح جینس پر لمبا کرتا پہنے ہوئے، بال پونی میں قید کیے اور دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے ہوئے تھی، پاؤں بند جوتوں میں قید تھے اور اسی حلیے میں رہتی تھی جیسے ابھی کسی پہاڑ کی چوٹی کو سر کرنے جا رہی ہو۔ سامنے دیوار پر ایک بڑا سا بورڈ آویز تھا، جس پر پورے ملک خاندان کی تصویریں چسپاں تھیں۔ درمیان میں سب سے بڑی تصویر امن ملک کی تھی۔ امن ملک کی کمزوری کیا ہے؟ رحمان بھائی نے پرسوچ انداز میں کہا تھا۔ وہ دونوں وکیل تھے، اور جہاں دو وکیل جمع ہو جائیں، ان کے شاطر پن کو دیکھتے ہوئے شیطان بھی وہاں سے کھسک جاتا ہے۔ اور حنابے رانا تو اب ایک اکیلی بھی کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ وہی جاننے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن امن ملک کی طاقت وہ خود ہے اور اس کا دایاں بازو خان۔ حنابے نے خان کی تصویر پر سرخ مارکر سے ایک گول دائرہ بناتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بتایا۔ واقعی یہ سچ تھا، امن ملک تک پہنچنے کے لیے راستے میں ایک مضبوط دیوار کا سر کرنا تھا، اور وہ ڈھال خان تھا جو سائے کی طرح امن کے پیچھے رہتا تھا۔ یوں تو پورا خاندان ہی طاقتور تھا اور ہر حال میں امن کا ساتھ دے گا، لیکن جو خاندان کے قدم سے قدم ملا کر کھڑی ہوگی وہ صالح ملک ہے، جو امن ملک سے بے تحاشا محبت کرتی ہے اور اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ صالح ملک کی کمزوری امن ملک ہے، البتہ امن کی کمزوری شاید اس کا دوست۔ حنابے بات ادھوری چھوڑ گئی۔ وہ امن ملک کی کمزوری پکڑ نہیں پائی تھی۔ بالکل نہیں، قدیر امن کا دوست ہے، اس کی پیروی کرنے والا، لیکن اس کی کمزوری نہیں، اور پورے خاندان میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو امن ملک کی کمزوری ہو۔ رحمان بھائی نے پرسوچ انداز میں جواب دیا۔ پھر امن ملک کی کمزوری کیا ہے؟ حنابے مارکر کو میز پر پھینکتے ہوئے بڑبڑائی۔ امن ملک کو پھنسانا اتنا آسان نہیں تھا۔ تو رحمان بھائی کی بات پر چونک کر حنابے نے انہیں دیکھا، جو پہلے ہی آنکھوں میں چیز چمک لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ حنابے نے آنکھوں میں جیسے کچھ سوال کیے تھے۔ ہاں، امن ملک کی کمزوری ہے، وہ ہے حنابے رانا۔ رحمان بھائی نے پتے کی بات کی تھی۔ حنابے رانا کے دل کی دھڑکن بے ساختہ تیز ہوئی تھی۔ ہاں وہی، پر میرا نشیمن ہے، تتلیوں کا جہاں بسیرا ہے۔ آج میں بھی سفر کر نکلی ہوں، آج پھولوں کا رنگ بھی گہرا ہے۔ وہ آج ایک خاص مقصد کے لیے تیار ہو کر آئی تھی۔ سیاہ چشمہ آنکھوں پر لگائے وہ ڈرائیونگ سیٹ سے نیچے اتری تھی، گردن اکڑا کر سامنے کھڑی عالیشان
रेस्टोरेंट को देख रही थी जो अमन मलिक का पसंदीदा रेस्टोरेंट था। वो अक्सर नहीं बल्कि रोजाना लंच इसी रेस्टोरेंट में करता था। सफेद रंग के लिबास में वो आज किसी पर बिजली गिराने आई थी। जानती थी अमन मलिक ने पहली बार इसे सफेद कपड़ों में देखा था और आज तकरीबन 5.5 साल बाद वो इसे देखने वाला था। अगर हनावे राना अमन मलिक की कमजोरी थी तो हनावे अब इसकी कमजोरी का फायदा उठाने वाली थी। दिल में उठती नफरत की गहरी लकीरों को इसने अपने अंदर ही दबाया और मजबूत कदम उठाती वो रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हो चुकी थी। अंदर दाखिल होने के बाद इसने तायराना नजर से एक एक का जायजा लिया। लोग खाने और कुछ गप्पियों में मशगूल थे। कुछ सोचते हुए नावे ने एक कोने वाली खाली मेज का इंतखाब किया और खामोशी से जाकर बैठ के चश्मा उतारकर इसे मेज पर रखा और वेटर को इशारा किया। एक गिलास सादा पानी मिलेगा प्लीज। गुस्से को कम करने का सबसे सबसे मौसर तरीका ठंडा पानी है और नावे अब हिकमतों पर अमल करती थी। अगर इसके लिबास पर नजर दौड़ाई जाती तो वो सियाह जीन्स पर घुटनों तक आती सफेद रंग की शर्ट में मलबूस थी। बाल अभी भी पोनी में कैद थे जो पीछे से कमर पर बिखरे हुए थे। घड़ी की टक टक के साथ इसके दिल की धड़कन भी तेज हो रही थी क्योंकि किसी भी वक्त अमन मलिक के वहां पहुंचने वाला था। वेटर पानी का गिलास रखकर जा चुका था जिसे हनावे ने उठाकर घूट घूट पानी पीना शुरू किया था। इसकी पेशानी पर बल पड़े हुए थे। आंखें किसी चौकन्ना शिकारी की तरह सिकुड़ी हुई थी। वो किधर को बताए बगैर यहाँ आई थी। जानती थी वो इसे कभी अकेले न आने देता। इसे वो वाकई आज याद था जब वो पहली बार अमन से मिली थी डीजे की वजह से होटल में। वो अमन ने इसकी इस बेवकूफ़ी का कितना फायदा उठाया था। बहुत से हिसाब निकलते हैं तुम्हारी तरफ मिस्टर अमन मलिक। एक जाति का बदला लूंगी तुमसे। वो इसे तसव्वुर से मुखातिब इसे वार्न कर रही थी। वक्त तेज से बीत रहा था लेकिन अमन मलिक अभी तक नहीं आया था। बनावे को बेचैनी होने लगी थी। वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि इसका यहाँ आना ज़ाया हो जा सकता था। इसे वक्त का एक एक लम्हा बहुत कीमती था। अपने अंदर उठती बेचैनी को कम करने के लिए अब इसने मेज को अपने दाएं हाथ की उंगलियों से बजाना शुरू किया था। पेशानी पर न चाहते हुए भी बल पड़े थे। वो इस तरह की कैफियत में बार बार दाएं हाथ की कलाई पर बंधी घड़ी को देख रही थी। कहीं इसे पता तो नहीं चल गया। एक लम्हे के हजारों हिस्से में ये सोच इसके दिमाग से टकराई जिसे दूसरे ही पल वो जहन से झटक रही थी। मेरा इंतजार किया जा रहा है आवाज थी या करंट। वो झटके से मुड़ी और फिर अपने सामने खड़े अमन मलिक को देखा। गहरे रंग के ड्रेस कोट में मलबूस वो नजर लगे जाने की हद तक शानदार लग रहा था। एक पल को हनावे का दिल साकित हुआ और दूसरे ही पल तेजी से धड़कना शुरू हो गया। और इसे अपने सामने देखकर अमन मलिक को वक्त की गर्दिश थमती हुई महसूस हुई थी। वो पहले से ज्यादा खूबसूरत और मगरूर लग रही थी। हनावे एक झटके से कुर्सी से खड़ी हुई। इसे अंदाजा नहीं था इसके खामोशी से खेले गए खेल का अमन मलिक को पता चल जाएगा। अमन के पीछे खान हाथ बांधे सर झुकाए खड़ा था। उसे इजाजत नहीं थी कि हनावे को देखे। हनावे ने मेज पर कर रखा अपना चश्मा उठाया। इसका इरादा वहां से गायब हो जाने का था। इसने अमन मलिक के मुंह लगने का सोचा ही नहीं था लेकिन वो शख्स की सोच से ज्यादा शातिर निकला था। गुस्से के बाद इसके चेहरे के खूबसूरत नकूश तन से गए थे। अमन मलिक मोहब्बत भरी निगाहों से इसकी एक हरकत को नोट कर रहा था। क्या लगा था हनावे राना कि तुम मुझ पर नजर रखोगी और मैं बेखबर रहूंगा। वो इसे इतनी जल्दी वहां से जाने नहीं दे सकता था। तभी कदम बढ़ाकर इसके करीब हुआ। हनावे ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बैग उठाने जाने के लिए मुड़ी थी जब वो दीवार बनकर इसके सामने इसके रास्ते में हाय हुआ। क्या बदतमीजी है ये, रास्ता छोड़ो मेरा। वो जैसे पकारी थी। चेहरा जब के बाईस सुर्ख हो चुका था। 5.5 साल कम नहीं होते हनावे। मैंने ये वक्त तुम्हें बिना देखे गुजारा है। आज मौका मिला है देखने तो दो खुद को। वो जिस बात से चूर लहजे में अपने दिल का हाल बयान कर रहा था निगाहें किसी प्यासे की तरह इसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। वो चाहकर भी अपने दुश्मन कर भी इसे अपना दुश्मन नहीं समझ सकता था। जितना इसे केस रीओपन करने पर गुस्सा आया था वो दुश्मन जहाँ के सामने आते ही भाग जहाँ की तरह बैठ चुका था। तुम्हारी खुशी और जहनी कैफियत के लिए तुम्हें मैंने खुद से दूर जाने दिया और सिर्फ तुम्हारे लौट आने के वादे पर मैंने खुद को इंतजार की सूली पर लटकाए रखा। वरना तुम तक पहुंचना अमन मलिक के लिए कितना मुश्किल नहीं था हनावे। वो उसका हाथ थामना चाहता था जब हनावे दुबक कर पीछे हटी। वो हुर्फ सच बोल रहा था लेकिन परवाह किसको थी। जानता था तुम लौट आई हो और ये भी जानता था कि तुम मुझ पर नजर रखोगी और ये भी जानता था तुम यहाँ आओगी। क्या तुम जानती हो कि हर रोज सुबह से शाम तक तुम्हारा यहाँ इंतजार करता हूँ आने का इंतजार करता हूँ सिर्फ तुम्हारी एक नजर देखने के लिए। रेस्टोरेंट में मौजूद लोग अब अमन मलिक को पहचान गए थे। जैसे जैसे लोगों की नजर इस पर पड़ती गई थी वो हमारे इश्तियाक के इसके गिर्द इकट्ठे हो रहे थे। वो दोनों अब हजूम में गिर चुके थे। वो बोल रहा था और लोग दम साधे सुन रहे थे जबकि हनाफे को अपना दिल रुकता हुआ महसूस हुआ। वो कैसे भूल गई थी कि
के मद्दे मुकाबिल अमन मलिक था। अपनी बकवास बंद रखो मिस्टर अमन मलिक, वरना अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होंगे। वो अब खुद पर काबू पाते भूली थी। अंजाम की परवाह किसको है? मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ, सालों पहले भी अपनी जान मैंने तुम्हारी हथेली पर रख कर दी थी, और मेरी जान आज भी हाजिर है अनाबे। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हक में, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हक है। तुम जब चाहो इसे ले सकती हो, लेकिन ये कोर्ट कचहरी, ये केस या कानून की लड़ाइयाँ, ये सब मुझे नहीं पसंद। क्यों अपना और मेरा वक्त जाया कर रही हो? मुझे बदला लेना है तो गोली मार दो मुझे, इस रात की तरह जैसे 5.5 साल पहले मारी थी। लेकिन मेरी वही शर्त है कि बच गया तो तुम्हें मेरा होना पड़ेगा। वो 5.5 साल से दिल में दबे जिस बात का इजहार कर रहा था, वो वाकई इंतहा का बेबाक और लापरवाह था। आवाम देख रही थी, लेकिन इसे जरा बराबर फर्क नहीं पड़ा था। हनावे ने नजर उठाकर लोगों के हाथ में मोबाइल को देखते देखे थे। यकीनन इनकी वीडियो भी बन रही थी। अब हनावे को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। इसे वाकई वहां नहीं आना चाहिए था, जबकि अमन की निगाहें इसकी बेचैन चेहरे पर जमी थी। वो इसकी पेशानी को बांध चुका था। बोलो कब तुम्हें अपनी जान? वो सरापा सवाल था। हजूम में किसी ने सीटी बजाई थी, दबी दबी सी सरगोशियां और ऐसी की आवाज हनावे साफ सुन सकती थी, और हनावे के बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी, जस्ट शट अप ओके। तुम जैसे घटिया इंसान को मारकर मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती। तुम जैसे घटिया इंसान को मारकर मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती। तुमसे हिसाब कानून लेगा इन सब लोगों का जिनकी जिंदगियों के साथ तुमने खेला है। समझ आई? वो गुस्से से धाड़ी थी। हजूम को जैसे सांस सूख गया था। लोग अचंभे से हनावे राना को देख रहे थे, जो अमन मलिक जैसे इंसान पर चिल्ला रही थी, जो अपनी जान इसके कदमों में बिछाने को तैयार था। कौन है ये लड़की? पागल है क्या? अमन मलिक ने पहली बार किसी को प्रपोज किया था? हर तरफ अजीबोगरीब सवालात, अजीब से सवाल थे। लोग हनावे राना को नहीं जानते थे, अलबत्ता अमन मलिक से सब लोग वाकिफ थे। जिससे जैसे हनावे राना अमन मलिक की जिंदगी में आई थी, इसने हकीकतन फ्लर्ट करना छोड़ दिया था, और जब से इसने शोबीज की दुनिया में कदम रखा था, सब जानते थे इसने कभी किसी लड़की को प्रपोज तो नहीं, तो क्या किसी का प्रपोजल भी कबूल नहीं किया था। वो अब अचानक एक लड़की के लिए पागल सा नजर आ रहा था। तुम्हारा अंजाम लिखा जा चुका है अमन मलिक। तुम जो आसमान का सितारा बने बैठे हो, यकीन करो तुम्हें तुम्हें फना होना है। वो अपने भीगे लहजे पर काबू पाती झटके से मुड़ी थी। हजूम ने बेसाख्ता ही इसे गुजरने की जगह दी थी, और वो बिना कुछ कहे हजूम को चीरते गुजर चुकी थी। अमन मलिक को अपनी आंखों के सामने धुंधलाहट सी महसूस हुई थी। वो चौंक गया जब इसे महसूस हुआ कि इसकी आंखों में नमी थी। वो अपनी जान देखकर भी इससे लड़की के दिल से नफरत और करोहट को नहीं मिटा सका। इसने गहरे सांस अंदर खींचते हुए फेफड़ों को ताज़ा हवा से भरा, क्योंकि इसके जाने के बाद फिजा में ऑक्सीजन की कमी सी महसूस हो रही थी। वो अपना स्याह चश्मा आंखों पर जमाए इसने हजूम पर एक तायराना नजर डाली। सर, ऑटोग्राफ सर, एक सेल्फी हो जाए प्लीज। अवाम अब बुरी तरह इसकी तरफ लपक रही थी, जिसे खान अकेला संभाल रहा था। अगर हमारी एक भी वीडियो सोशल मीडिया या अपलोड हुई या कहीं भी और मुझे दिखाई दी, तो यकीन मानो अगले दिन इस इंसान की मौत की खबर न्यूज चैनल पे हेडलाइंस होगी। वो इंतहाई शफाफ लहजे में कहता, हजूम की जान सी निकाल चुका था। कुछ लोगों ने डर कर वो वीडियो अपने मोबाइल से डिलीट कर दी, अलबत्ता कुछ लोगों किसी नाजेब चीज की तरह वो वीडियो अपने पास रखना चाहते थे। चलो खान, इसने खान को हुक्म दिया था, और फिर वो दोनों रेस्टोरेंट से निकलते चले गए थे। पिछले रेस्टोरेंट की सारी रौनकें जैसे मद्धम पड़ गई थी। आज सुबह से वो कुछ बेगम का दिल बेचैन था। पिछले कुछ दिनों से जिले इन्हें बहुत याद आ रही थी, लेकिन वो चाहकर भी इसे मिल नहीं सकती थी। वो ना राब्ता कर सकती थी, क्योंकि ये इनके शौहर को पसंद नहीं था। वो जिले से अपने तमाम तर रिश्ते 30 साल पहले ही तोड़ चुकी थी। इनके नजदीक इनकी बस 2 ही बेटियां थी, लेकिन कुसिया बेगम तो माँ थी। वो चाहकर भी अपने दिल को क़याम रहना जैसा नहीं बना सकती थी। कुछ देर दिलो दिमाग की जंग के बाद आखिर दिमाग और ममता जीत गई। उन्होंने कांपते हाथों से निमर का नंबर मिलाया। दिल तेज से धड़क रहा था। 1-2 बैल जाने के बाद फोन नसीब हुआ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान, ये आप ही है ना? मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। आप ही ने फोन किया है ना मुझे? निमल की बेचैन सी आवाज स्पीकर से उभरी थी। कुसिया बेगम की आंखें नम होना शुरू हो चुकी थी। कैसी हो निमल मेरी बच्ची? वो चाहकर भी अपना लहजा हमवार नहीं रख पाई थी, और वो रोती थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मा जान, आप रोए मत प्लीज। निमल का लहजा भी भीगा सा था। जिले जिले कैसी है? सालों बाद इसकी जबान पर अपनी बेटी का नाम आया था। निमल को तो हैरत का एक और झटका लगा था। वो बेयकीनी से फोन को देख रही थी। यकीनन जुलेखा पुप्पो की दुआएं रंग रही थी। पुप्पो, हाँ वो ठीक है, बहुत याद करती हैं आप सबको। मैं अभी आपकी बात करवाती हूँ। मोबाइल थामे जिले पुप्पो के कमरे की जाने पड़ी, जबकि कुसिया बेगम की आंखों से एक आंसू फिसल कर
झोली में जा गिरा था। अभी हनाबे को घर पहुंचे कुछ ही देर गुजरी थी जब इसके मोबाइल ने बजना शुरू किया। वो बेचैनी से कमरे में ठहरी थी। इसकी पहली चाल किसी हद तक नाकाम भी हुई थी, अलबत्ता कामयाब भी हो चुकी थी। जैसी हालत में मोहम्मद मलिक को देखना चाहती थी, इसकी हालत वैसी ही थी। अलबत्ता इसे हनाबे की चाल का पता चल गया था, लेकिन हनाबे की मौत हुई थी। देखते उनकी आवाज से तंग आकर हनाबे ने मोबाइल उठाया। इसकी तवज्जो के मुताबिक किसी का फोन था। जानती थी ये खबर सबसे पहले इस तक पहुंचेगी। हेलो, वो बात नहीं करना चाहती थी इस वक्त, लेकिन नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। हनाबे, तुम ठीक हो? किसी की परेशान सी आवाज उभरी थी। हाँ, मैं ठीक हूँ। हनाबे ने अपने तन्हा साहब को ढीला छोड़ा और चाहकर भी खिज़र से दूर नहीं भाग सकती थी। अमन से मिलने गई थी, वो खुफी भरे लहजे में बोल रहा था। वो खुफी भरे लहजे में पूछ रहा था। मिलने नहीं गई थी, लेकिन मुलाकात हो गई। हनाबे ने गहरा सांस फिजा में खारिज करते हुए जवाब दिया, बैठ जाओ, अब थक जाओगी ठहर ठहर कर। वो पुरसकून से लहजे में कहता हनाबे पर धमाका सा कर क्या था। हनाबे ने बेख्तियार ही इर्द गिर्द देखा तो वो कमरे में अकेली थी। फिर फिजर को कैसे पता चला? ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, हनाबे जानता हूँ परेशानी में टहलने की आदत है तुम्हें। वो इसके बारे में इतना इतना कैसे जान गया था? हनाबे पूछना चाहती थी, लेकिन लफ्ज दम तोड़ गए थे। खैर, तुम मुझे भी बता सकती थी हनाबे कि तुम ऐसा ऐसा कुछ करना चाहती हो। इतना तो हक होना था, इतना तो हक होना चाहिए मेरा। होना चाहते हुए भी शिकवा सा कर गया था। हनाबे को पल भर का मलाल हुआ, लेकिन अगले ही पल वो खुद पर काबू पा चुकी थी। ये मेरी और अमन की जंग है। आप कब तक इस जंग में पिसते रहेंगे और मैं क्यों अपने सामने आपको भी परेशान करूं, अपने साथ आपको भी परेशान करूं। मैं वो मुतवाज़िन लहजे में सोच से समझ कर जवाब दे रही थी। चेहरे पर थकन के आसार नुमाया थे और ज़हनी और जिस्मानी तौर पर थकावट का शिकार थी। जब से आई थी सोच विचार और काम में लगी हुई थी। लोग, क्या मैं लोगों में शामिल हूँ? खिज़र का सवाल भी साफ्ता था। हनाबी लाजवाब हो चुकी थी। समझ नहीं आ रही खिज़र को कैसे मुतमईन करे। वो इसे ये भी नहीं समझ आ रहा था वो वो क्यों इतना बदल सा गया है। इतनी नरम मिजाजी इसके लहजे में कहाँ से आई? आपने ठीक कहा, मुझे आराम करना चाहिए। मैं ज़हनी थकन का शिकार हूँ। फ्रेश होकर बात करूंगी। वो बिना इसका जवाब सुने फ़ोन बंद कर चुकी थी और फिर मोबाइल को साइलेंट पर लगाकर बेड के साइड टेबल पर रख दिया। खुले बाल जो कंधे और कमर पर बिखरे पड़े थे, इन्हें फोल्ड करने के बाद क्लिप में कैद किया और मुंह धोने के घर से वॉशरूम में चली गई। दोनों हाथ भर भर के चेहरे पर पानी गिराते इसे समाज में एक ही अल्फाज पूछे थे, क्या मैं लोगों में शामिल हूँ? खिजर के लहजे में जाने क्या था वो समझ नहीं पाई थी। इसे वो वक्त नहीं भूलता था जब खिजर इसे शादी नहीं करना चाहता था। वो शायद नफरत करता था इससे। इसका रिश्ता जबरदस्ती खिजर से जोड़ा गया था। कम से कम हनाबे को तो यही लगता था। वक्त आगे बढ़ चुका था। सभी अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए थे। सबके अपने मसाइल थे और वो जैसे वहीं ठहर गई थी। वो रात जब इसने अमन को गोली मारी थी, वो बेहोश होकर पथरीली सड़क पर गिरी थी। वो इस रात से कभी आगे नहीं बढ़ पाई थी। मुंह अच्छी तरह धोने के बाद वो कमरे में वापस आए। टावल से मुंह साफ किया और दुपट्टा कंधे पर डाले कमरे से बाहर निकल गया। अब इसका रुख मिनाल के कमरे की तरफ था। अभी इसे एक जरूरी काम करना था। शायद तभी इसकी आंख लग जाती। गलती दिल कर बैठा गलती कर बैठा है दिल। घुंघरू की झनकार में गाने की मदम आवाज अमन की समाज से टकराई थी। वो आज अरसे बाद इस कोठे पर आया था। कभी वो यहाँ पुरसकून होने आता था। हसीना इससे आज इतना ही इश्क करती थी। इस कोठे पर अमन ने हसीना से कहा था, जब तक इसे हसीना से खूबसूरत लड़की नहीं मिल जाती वो इसका रहेगा। और हनावे को देखने के बाद इसे कभी हसीना देखने की तलब नहीं हुई थी। आज वो आया तो नियत वो नहीं थी। वो आंखें मुझे दीवार से टेक लगाए बैठा था। इसे कुछ फासले में सजी सवरी हसीना हथेली पर तो थोड़ी जुमाई इस बुत को देख रही थी जो पहले दिन से इसे अपने दिल पर काबिज सा बैठा था। हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन की जीत दीप जलाए हैं, आंखों में मोती भर भर के तेरे हिज्र में हाथ उठाए हैं। दुनिया भूली और सिर्फ तुझे ही प्यार किया। गाने के बोल हसीना और अमन की समाज से टकराए थे। अमन ने हंसते लब इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो गाने के जुमलों को साथ साथ दोहरा रहा है और इसके तस्वुर में हनावे का अक्स था। कुछ ऐसी हालत हसीना की थी, लेकिन इसका महबूब सामने बैठा था जिसे वो देख सकती थी, लेकिन चाहकर भी छू नहीं सकती थी। अजीब बात थी, वो इसके करीब होकर भी दूर था, जबकि वो इससे दूर थी। इसकी याद तो वो सीने से लगाए बैठी थी। तुम जीत गए, हम हारे तुम जीते। ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। ये सॉन्ग दिल गलती कर बैठा है। हसीना ने महसूस किया था मन बैठे बैठे अब जैसे झूमने लगा था। इसकी आंखें अभी भी बंद थी। वो कुत्ते भी साथ होले होले गुनगुना रहा था। ये सीना का कमरा था जहाँ अमन के मौजूद होते किसी को आने की इजाजत नहीं थी। हल्की कहके और म्यूजिक की आवाज कमरे की खुली से खिड़की
से आ रही थी। हसीना के कमरे से बाहर एक बड़ा गोल सा कमरा था जहाँ म्यूजिक लगा था और लड़कियां शायद दरख्त की मशक कर रही थी। और वो खामोश देख देख कर अब थक चुकी थी, इसीलिए धीरे से उठी और अपनी तरफ से उठी थी कि कोई आवाज पैदा ना हो। लेकिन कमरे की खामोशी में इसकी चूड़ियों और पायों में बंधी वजनी पायल पर लगे घुंघरू की आवाज गूंज सी गई थी। हसीना ने जाकर खिड़की बंद की तो गाने की आवाज आना बिल्कुल बंद हो गया। मन का सकता टूटा। इसने आंखें खोलकर देखा तो हसीना को अपने सामने पाया। दिल मुरझा सा गया था। बंद आंखों के पर्दे पर वो हनाबे के साथ थे। शुक्र है आपने आंखें तो खोली। वो नजाकत से चलते वापस इसके करीब आ बैठी। बंद आंखों के पर्दे पर जिसका आग झुक रहा था ना हसीना, तब दिल करता है ये हमेशा के लिए बंद हो जाए और इसका चेहरा कभी पर्दे से ना हटे। वो धीमे लहजे में कहता बेबसी से मुस्कुरा दिया था। साहब इश्क तो नहीं होगा इससे? वो डरते डरते सवाल पूछ रही थी। क्या तुम्हें कोई शक है? अमन ने दोबारा आंखें मूंदते हुए उल्टा सवाल किया। नहीं। वो फीकी सी हंसी थी। जानती थी वो इसकी दस्तरस में नहीं था, इसीलिए इतना ही काफी था कि वो उसे देख पाती थी। जिस्मानी तौर पर कभी वो इसके करीब रहा था, लेकिन हसीना को आज महसूस हुआ था इसके सामने बैठे शख्स की रूह किसी और के कब्जे में थी। कुछ देर मुझे कुछ देर अकेले बैठना है। तुम यहाँ से चली जाओ। हसीना, तुम्हारी मौजूदगी मेरे तस्वुरात में खलल डालती है। वो जैसे इल्तिजा कर रहा था और हसीना बिना कुछ बोले उठकर खामोशी से कमरे से बाहर चली गई। छन छन की आवाज कमरे में गूंज कर रह गई थी, जबकि वो अभी तक आंखें मूंदे दीवार से टेक लगाए जाने की दुनिया में गुम था। भाई अगर तुम्हें अकेले ही रहना तो तुम अपने घर जाते, अपने कमरे में जाते, तक कोठी पर क्या करे गधे। खुर्शीद बेगम ने होली से स्टडी रूम के दरवाजे पर दस्तक दी। क़याम रानी ने किताब से नजर हटाकर दरवाजे की जानिब देखा, पर कुतिया बेगम हाथ में चाय का कप थामे खड़ी थी। वो अभी तक अपने शौहर के चंद काम खुद किया करती थी। इन्हें अच्छा लगता था जब क़याम रानी स्टडी रूम में होते थे और उनके लिए चाय बना कर लेकर जाती थी। ये आदत इनकी बरसों पुरानी थी, वो अब तक कायम थी। आ जाए। क़याम रानी ने किताब को बंद करके मेज पर रखते हुए कहा और वो आहिस्ता आहिस्ता चलती अंदर दाखिल हुआ। क़याम रानी के पास आकर बैठ गई। कितनी बार कहा है बेगम कि दस्तक देने की जरूरत नहीं, आपको ऐसे ही आ जाया करे। वो अब मान से इन्हें समझा रहे थे। अच्छा नहीं लगता आपको आज भी डिस्टर्ब करना? वो होले से मुस्कुरा दी। किसी मुलाजमा को कह दिया होता क्यों आप मेरे लिए परेशान होती रहती हैं। वो अब चाय का कप उठाकर लबों से लगाते हुए कह रहे थे। चाय की पहली सिप लेते ही इन्हें अंदर तक सुकून सा उतरता हुआ महसूस हुआ था। पिछले कई बरसों से वो इनके हाथ की बनी चाय पी रहे थे। आदत हो गई थी। इनकी बात सुनकर कुसिया बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मुलाजमा के हाथ की बनी हुई चाय पी लेंगे आप? कुसिया बेगम ने तिरछी निगाहों से देखते हुए सवाल किया था। पी तो नहीं सकता, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ। वो इन्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं देना चाहते थे। क़याम कुछ मांगू आपसे तो देंगे मुझे? कुसिया बेगम ने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसे सवाल किया था। क़याम राना चौंक गए थे। कभी इनकार किया है मैंने? ये सच है, आपने मुझे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन चाहे तो आजमा कर देख ले। वो संजीदा लहजे में कह रहे थे। कुसिया बेगम कशमकश का शिकार नजर आ रही थी। बहुत सूरत आज क़याम राना से ये बात करना चाहती थी। मुझे मेरी ज़ीलें लौटा दे क़याम, मुझे मेरी ज़िले वापस चाहिए। उन्होंने जैसे इंतजार की थी। क़याम राना को राना हवेली की छत अपने ऊपर गिरती हुई महसूस हुई थी। वो जो एक शख्स पर जिद है कि भुला दो मुझको, भूल जाऊं तो इसी शख्स को सदमा होगा। मिलान ने लैपटॉप बंद करके साइड पर रखा और आंखें बंद करके कुर्सी की पूंछ से टेक लगाए। पिछले 2 घंटे से वो अपने असाइनमेंट बनाने में मगन थी। अब जैसे ही आंखें बंद की तो शाहवेज का चेहरा आया था। इसने पट से आंखें खोली थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला। मिनाल ने गर्दन मोड़कर देखा तो हनावे को दरवाजे पर खड़ा पाया। मिनाल को बहुत हैरत हुई। जब से हनावे वापस आई थी तब से इसके हनावे से ठीक तरह से बात नहीं हुई थी। हनावे तुम अंदर आओ, आओ अंदर आओ, मिनाल ने कुर्सी से उठते हुए कहा। हनावे अंदर दाखिल हुई। कैसी हो मिनाल? वो कमरे का जायजा लेते पूछ रही थी। ठीक हूँ, वो जबरदस्ती मुस्कुराई। मैं दिन में आई थी, लेकिन शायद तुम यूनिवर्सिटी गई थी। हनावे अब इसके कमरे में बने बुक शेल्फ पर रखी किताबों को देख रही थी। हाँ, मैं यूनिवर्सिटी गई थी। मिनाल को हनावे के आने का मकसद समझ नहीं आया था। एक वक्त था जब इनकी रात एक साथ गुजरती थी, कई रातें एक साथ गुजरती थी। एक दूसरे की हर बात का पता होता था। हर उल्टे सीधे काम में वो एक दूसरे का साथ होती थी। और अब ऐसा वक्त था जब बात करने पर शक सा गुजर रहा था। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा मेरा यहाँ आना? हनावे ने एक किताब उठाकर अपने सीने इसके पन्नों को पलटते हुए सवाल किया। अरे नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मिनाल चाहकर भी हनावे से बददिल नहीं हो पा रही थी। सुना है तुम शाहवेज भाई से तलाक लेना चाहती हो? नावे के आम से लहजे में किया गया सवाल मिनाल के दिल पर तीर की तरह लगा था। इसे कोई जवाब नहीं बन पा रहा था। इसे खामोश पाकर हनावे ने किताब वापस रखी और कमरे की खिड़की की जानिब बढ़ी।
इसे खोलने के बाद वो खिड़की में खड़ी हो गई। ठंडी हवा का झोंका इसके चेहरे से टकराया तो हनावे को अपने अंदर ठंडक उतरती हुई महसूस हुई थी। बोलो मिनाल, जहाँ तक मुझे याद है तुम तो शावेज भाई से मोहब्बत करती थी ना, और निकाह पर भी बहुत खुश थी, फिर अब ऐसा क्यों? हनावे इसकी तरफ देखते हनावे इसकी तरफ देखे बिना सवाल करी थी। मिनाल ने किनखियों से हनावे को देखा। इसकी जिंदगी में सब गलत होने की एक वजह हनावे थी, लेकिन मिनाल इसे कुछ कह नहीं पाई थी। वो इसे कुछ शिकवे शिकायत करना चाहती थी, लेकिन ना जाने दिल क्यों नहीं कर रहा था। मेरे ख्याल से हनावे, ये मेरा और शावेज का जाती मसला है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुम्हारा और अमन का मसला है, और मैंने कभी कोई सवाल नहीं किया। मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं शावेज और अपना मसला खुद सुलझाएं। मिनाल के लहजे के सर्द बनाते हुए जवाब दिया था। अलबत्ता आंखों में आई नमी को छुपाने के लिए इसने चेहरे का रुख मोड़ लिया था। इसकी बात सुनकर हरावे चौंक गई थी। मिनाल वाकई बदल गई थी। जानती हो, ये हस्बैंड वाइफ का मामला, लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ, अगर ये वाकई हस्बैंड वाइफ का मामला है तो तुम दोनों तुम दूसरे लोगों को मौका क्यों दे रही हो कि तुम लोगों के रिश्ते में दाखिल होकर इसे तोड़ने की कोशिश करें? अब की बात चौंकने की बारी मिनाल की थी। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। मिनाल के चेहरे पर उछलवाजी थी। मेरे ख्याल से तुम्हें शावेज के साथ रहकर अपने हक की जंग लेनी चाहिए। तुम्हारे मैदान छोड़कर भाग जाने पर तुम्हारे दुश्मनों का रास्ता साफ हो चुका है। मिनाल, तुम्हें बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल से तुम्हें राना हो वापिस जाना चाहिए। तुम्हारे और शावेज भाई के दरमियान जो भी हो रहा है, इसे खुद सुलझाओ। मौका मत दो दूसरों को बात करने का। वो धीमे लहजे में इसे समझा रही थी। मिनाल हैरत से हनावे को देख रही थी। वो हद से ज्यादा समझदार और ज़हीन हो गई थी, और ये बात इसने सोची ही नहीं थी। तुम्हारे राना हो छोड़कर आ जाना तुम्हें कमजोर साबित करता है मिनाल, और कमजोर लोगों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। अपनी जंगें खुद लड़नी पड़ती हैं। अब तुम बची नहीं हो जो जज्बात में बहकर फैसला कर लो। हर चीज पर गौर व फिक्र करने के बाद ही कदम उठाना। और शावेज भाई से भागोगी तो अपनी जात को ही कमजोर साबित करोगी। तुम्हें इनके पास रहकर अपनी जात को मनवाना होगा। बाकी जो तुम्हें ठीक लगे। मेरा काम तो तुम्हें समझाना था। वो बात के आखिर में मुस्कुराई और फिर मिनाल को खामोश देकर कमरे से बाहर निकल गई। हनावे तो चली गई थी, लेकिन वो मिनाल के सामने सोचों का नया दर खोल गई थी। क्या बात है मिस्टर मलिक, आज तुम्हारे चेहरे पर वो ताजगी और चमक नहीं है जो आम रूटीन में होती है। क्या बात है, सब खैरियत है ना? वो स्टूडियो में मौजूद था। फोटोग्राफर धड़ाधड़ इसकी तस्वीरें बना रहा था, लेकिन वो इन तस्वीरों से मुतमईन नहीं था। मुझे लगता है मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से आज शूट कैंसिल कर देना चाहिए। अमन ने थके थके से लहजे में जवाब दिया। जब से वो हनावे से मिला था, इसके बाद इसे अमन को अपनी तबीयत में अजीब सी बेचैनी बेजारी महसूस हो रही थी। वो अब ये बेजारी इसके चेहरे से भी झलकने लगी थी। सर, बाहर पुलिस आई है। अभी वो दोनों बातें कर रहे थे जब गार्ड ने इत्तला दी थी। पुलिस से? लेकिन किस लिए? फोटोग्राफर हैरान हुआ था। यकीनन मेरे लिए ही आई होगी। अमन का दिमाग पुल के हजारों हिस्से में पुलिस के यहाँ आने का मकसद समझ चुका था। हनावे लौट आई थी तो पुलिस का आना बनता था। इससे पहले कि अमन बाहर निकलता, पुलिस एक फौज सी अंदर दाखिल हुई थी। इन्हें देखकर अमन की तेवरी चढ़ी थी। मिस्टर अमन मलिक, हमारे पास आपकी गिरफ्तारी के वारंट है। आपको हमारे साथ चलना होगा। इलाके का SHO हाथ में हथकड़ी थामे खड़ा था। इसकी बात सुनकर अमन को अपने दिमाग की रगें फूलती हुई महसूस हुई। इसके जबड़े भीड़ से गए थे। क्या बकवास है ये, और कैसे वारंट? अमन को याद करने पर भी पिछले 1 साल में किया गया कोई गुनाह याद नहीं आया था। वो शोबीज की दुनिया में इतना मगन हो चुका था कि कदीर से मिलने और लड़कियों को अगवा करना जैसे वो भूल ही गया था। कदीर खुद ही इससे मिलने आ जाता था। मोहतरमा राहिला शबीर ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, और वो इसके मरहूम मंगेतर के कत्ल और इसके साथ ज्यादती का मुकदमा। इसी बिना पर आपको हमारे साथ चलना होगा। बेहतर ये होगा कि आप खुद चलें, वरना इसी बिना पर आपको हमारे साथ चलना होगा। बेहतर होगा आप खुद चले, वरना SHO बात अधूरी छोड़ गया था, जबकि हमारे जब्त और गुस्से की वजह से अमन की आंखों से शोले निकल रहे थे। राहिला, लेकिन वो तो पागल हो चुकी थी। अमन को अच्छी तरह याद था, इसने राहिला को जहनी मरीज के रूप में देखा था। अब अचानक से वो कहाँ से आ गई? हिम्मत कैसे हुई किसी की कि वो अमन मलिक को गिरफ्तार के लिए ऐसे हाथ लगाए? जाले जाले हजियानी अंदाज में चिल्लाई थी। गुस्से की वजह से इसके खूबसूरत चेहरे के नकूश बिगड़ गए थे। जाले, आप ही अमन भाई पर कत्ल का केस है। आपको पता जब आप लंदन में थी तब भी इन्हें गिरफ्तार किया गया था इसी कत्ल के केस की वजह से। और सुना है नावे राना ने ये केस रीओपन करवाया है। राबेल ने गुस्से से भरी अपनी बहन की जानिब देखते हुए कहा। इसका अंदाज
सहमा हुआ था, वो दाले के गुस्से से वाकिफ थी। कौन है ये हनावे राना? और पहले तो कभी नाज का नाम नहीं सुना। दाले का गुस्सा किस तौर पर कम नहीं हो रहा था। वो बेचैनी से टहल रही थी, अपने गुस्से पर काबू पाने की वो कोशिश कर रही थी। आपको नहीं पता? 19 साला राबेल ने की नखियों से दाले की तरफ देखते हुए पूछा। राबेल ने भी सारे नैन नक्श दाले से चुराए थे, अलबत्ता राबेल के चेहरे में अरम की झलक भी नजर आती थी। इसकी वजह ये थी कि वो दोनों अरम की सौतेली बहनें थीं। ज़ाले ने तो कभी अरम को भाई नहीं समझा था, वो तो इसी के लिए कज़न जैसा था, जबकि राबेल को अरम से काफ़ी प्यार था और अक्सर चोरी-छुपे इसे फ़ोन करती रहती थी। ज़ाले का मिजाज अपने बाप शहबाज मलिक जैसा था, जबकि राबेल ठंडे मिजाज की लड़की थी, बल्कि अरम की तरह। यही वजह थी साले को राबेल से प्यार होने के बावजूद अक्सर इसका गुस्सा राबेल पर उतरता था। ज़ाले को मलिक खानदान की सबसे खूबसूरत और ज़हीन लड़की होने पर इतना इंतहा का घमंड था। बताओ मुझे, राबी कौन है ये हनावे राना? साले ने अपनी कनपटी से लाते हुए सवाल किया। वो बजाय तो राबेल से बातें कर रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन इसका ध्यान इसी बात में उलझा था कि अमन को कैसे रिहा कराया जाए। एक वकील होने की वजह से वो जानती थी कत्ल के मुकदमे पर जमानत इतनी आसानी से नहीं मिलती। वो इसे अभी कुछ देर पहले एडवोकेट सिद्दीकी ने फोन करके बताया था कि काफी मजबूत हाथ डाला गया है अमन पर। वो हनावे राना निमल भाभी की कजन है और राबेल को अमन की मोहब्बत का साले के साथ सामने इंकशाफ करना पुल सिरात से गुजारने जैसा था। और क्या राबी जाने कि वो साले को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। अमन भाई का इश्क है हनावे राना। राबेल ने गोए धमाका किया था। क्या? साले ने हैरत से आंखें फैलाकर राबेल को देखा, जो तरन्नुम भरी नजरों से साले को देख रही थी, जैसे पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान में होने के बावजूद हनावे के मुतालिक कुछ भी मालूम न हो पाया था, क्योंकि अमन कभी किसी के सामने इसका नाम नहीं लेता था। और खुद हनावे 5 से 5.5 साल बाद पाकिस्तान लौटी थी। साले राबेल को अब ऐसे देख रही थी जैसे राबेल ने कोई मजाक किया और इसकी समाज से कुछ गलत सुना हो। हनावे ने इस बार खिजर को सामने नहीं आने दिया था, बल्कि उसको इस मामले से बहुत दूर रखा गया था। ये अलग बात थी, हनावे के पीछे इसकी ही पुश्त बना पनाही थी। मुजरिम हमारे सामने बैठा है मोहतरमा, और यकीन रखें इस बार ये मुजरिम बिना सजा के बाहर नहीं निकल सकता। एसएचओ को हनावे ने फोन किया था, जो खामोश बैठे अमन को नफरत से देखते हुए हनावे को इत्तला दे रहा था। अमन मलिक ने इन सबको नाको चने चबाए थे, अब हाथ आया था, और इसकी ये बात अमन ने अच्छी तरह से सुनी थी और ये जानता भी था कि फोन की दूसरी जानिब हनावे थी। अमन ने एक गहरा सांस लिया और दीवार से टेक लगा। जहाँ पूरी दुनिया से जीतने वाला अमन मलिक हनावे के जिक्र पर हार जाता था, बाहर की दुनिया में एक तहलका मच गया था। अमन अब सिर्फ वजीर आला का पोता नहीं, बल्कि मुल्क की जानी मानी शख्सियत भी था। अवाम इसे मशहूर मॉडल के तौर पर जानती थी। तुम अच्छा नहीं कर रही हो हनावे। आंखें मूंदे के बाद वो जेरे लपड़ बढ़ाया था। महबूब अगर लापरवाह हो तो चल जाता है, लेकिन महबूब अगर नफरत करता हो तो इसके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। तो आशिक के लिए जीना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए इस दुनिया में जगह कम पड़ने लग जाती है। और अमन को इस वक्त फिजा में ऑक्सीजन की शदीद कमी का एहसास हुआ था। लंबे लंबे सांस लेकर खुद को नॉर्मल करना चाहता था। जानता था वो जेल से छूट जाएगा। पहले वो अपने सामने किसी की बात सुनना गवारा नहीं करता था, और अब खामोशी इसकी दाद का खासा थी। इसकी आंखों का सर्द सामने वाले की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा जाता था। ये हफ्ते की शाम थी और अगले दिन इतवार था। कोर्ट बंद होना था। वो जानता था जमानत के कागजात बनने में 2 दिन लग जाने थे, और हनावे राना एक बार फिर इसे हवालात की सैर करवा चुकी थी। आज पूरे हफ्ते बाद शाहबेग हैदराबाद से वापस लौटा था। राना हाउस में मामूल के मुताबिक खामोशी चाहिए थी, और ये खामोशी पिछले 5 सालों से राना हाउस का हिस्सा बन चुकी थी। पोर्च में गाड़ी खड़ी करने के बाद वो बाहर निकला और अंदर की जानिब बढ़ने लगा। लाउंज वीरान पड़ा था। शाहबेग पल के लिए रुका और उसकी आंखों के सामने सालों पहले का मंजर ठहर गया। जबकि हरी मीनाल हनावे और सिमाक का लाउंज पर कब्जा होता था, और जब भी लाउंज में दाखिल होता था, वहां से छत पार कहकों की आवाज सुनाई देती थी। और छोटा अमन भी इनके साथ मिला हुआ होता था। अक्सर वो आगे होता और आफत हनावे इसके पीछे होती थी। शाहबेज ने गहरा सांस लिया और अब कमरे की जानिब बढ़ गया। राना उसको जाने किसकी नजर लग गई थी कि इसकी सारी रौनकें खत्म हो चुकी थी। शाहबेज जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खुलकर अंदर दाखिल हुआ, तो एक मायूस सी खुशबू उसके नथनों से टकराई थी। इसे अजीबो गरीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई इसके कमरे में मौजूद रहा है। सामने दीवार पर इसके मीनार के निकाह की एक बड़ी सी तस्वीर चिपका थी। शाहबेज ने भौहें सुकैर कर इर्द गिर्द देखा। इसके बेड पर दुपट्टा पड़ा था। इसने आगे आगे बढ़कर वो दुपट्टा उठाया और अजीब नजरों से देखा। इस कमरे में सिर्फ मीनाल दुल्हन बनकर आई थी, और
वो भी कुछ दिन रही थी। इसके जाने के बाद किसी लड़की को इजाजत नहीं थी कि वो उसके कमरे में आए, और शाहवेज के डर की वजह से कोई आता भी नहीं था। इससे पहले कि वो मुलाजमा को आवाज देता, ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुला और मिनाल बाहर आई। इसे देखकर शाहवेज को हैरत का शदीद झटका लगा था। दुपट्टा इसके हाथ से फिसलकर दोबारा बेड पर जा गिरा था। वो फटी फटी निगाहों से मिनाल को देख रहा था। शाहवेज को क्या इसके फरिश्तों ने भी मिनाल की मौजूदगी का नहीं सोचा था। तुम वो अब बेयकीनी की कैफियत में मिनाल की जानिब बढ़ा था। साकिब तो इसे देखकर मिनाल हो गई थी, लेकिन वो जल्दी अपने जज्बात पर काबू पा चुकी थी। एक ही नजर में शाहवेज को सर था पैर देख चुकी थी। वो चट्टानों जैसा मजबूत मर्द बिखरा बिखरा सा नजर आया था। वो इतना लंबा सफर करके यहाँ पहुंचा था। बाल तरफ से थे, छह पड़ी हुई थी, आंखें लंबे सफर की वजह से सुस्त थी। एक पल को मिनाल का दिल लर्जा था। वो जो भी था, जैसा भी था, इस शख्स से मिनाल ने मोहब्बत की थी, और मोहब्बत भी इंतहा थी। बेशक वो जालिम था, लेकिन इसकी हालत देखकर मिनाल के दिल को कुछ हुआ था। मिनाल, तुम यहाँ हाथ बढ़ाकर इसके गाल को छूकर शाहवेज ने उसकी मौजूदगी का यकीन करना चाहा था। इससे पहले कि इसका हाथ मिनाल के चेहरे को छूता, वो झट से इसके पास से गुजरकर बेड की जानिब बढ़ी और अपना दुपट्टा उठाया। शाहवेज का हाथ फिजा में ही मोहलक रह गया। वो कुछ देर पहले यूनिवर्सिटी से वापस आई थी। रहना हाउस में वो 2 दिन पहले ही आ गई थी। अनावे की बात का इस पर असर हुआ था, और और वहाँ जरूर और वहाँ लेकिन इसने खुद से वादा किया था कि शाहवेज को इतनी आसानी से माफ नहीं करेगी। हाँ जी, मैं यहाँ, ये मेरा घर है, ये मेरा कमरा है, क्या आपको मेरे यहाँ रहने से पर कोई मसला है? दुपट्टा पैर से उठाकर कंधे पर डालते मिनाल ने मुतवाजन लहजे में उल्टा सवाल किया था। वो दोनों बाजू सीने पर बांधे इसके सामने इस्तादा खड़ी थी, ढीले ढाले चेहरे के साथ, बालों को कंधे पर फैलाए। वो पहले से काफी तब्दील और पुरअतमार नजर आ रही थी। नहीं, मुझे क्यों एतराज होगा? शाहवेज पहली बार बुलाया था। सॉरी, मेरी आवाज बहुत खराब हो रही है बोल के। तो फिर फ्रेश होकर नीचे आ जाए, मैं खाना लगवाती हूँ, यकीनन भूख लगी होगी आपको। वो संजीदा लहजे में कहती कमरे से बाहर निकल गई थी। इसके जाने के बाद शाहवेज ने गहरा सांस फिजा में खारिज किया। तने हुए सांप को ढीला छोड़ा। मिनाल की मौजूदगी को महसूस करके एक आसूदा सी मुस्कुराहट इसके लबों पर नीम गई थी। जानता था वो नाराज थी, लेकिन लौट आई थी, इसके लिए इतना ही काफी था। गाड़ी में निमल के पहलू में बैठी जुलेखा पुप्पो का दिल तेज से धड़क रहा था। शाम के साये फैला चुके थे। गाड़ी तेज से कच्चे पके रास्तों को चीरते आगे बढ़ रही थी। जुलेखा बेगम के शीशों से बाहर सड़क के दोनों जानिब लहराते खेतों को देख कर रही थी। आज वो 30 साल बाद भी रास्तों पर सफर कर रही थी। 30 साल बाद वो राजपूतों के गांव में जाने वाले रास्ते पर चली थी। कुछ बदल गया था, बहुत कुछ वैसा ही था। इनकी आंखें नमकीन पानी से बार बार नम हो रही थी। कुतिया बेगम से बात करके वो जारो कतार हुई थी, और आज जिंदगी से मिलने वो हैदराबाद आई थी। अपने माँ बाप से मिलने का कितना कितना एहसास कितना खूबसूरत होता है, जिससे वो सालों से महसूस थी। अरे पुप्पो, ये वक्त रोने का नहीं, अब आपको खुश होना चाहिए कि दादा जान और अम्मा जान ने आपको माफ कर दिया। आज आप इनसे मिलने जा रहे हैं। ये वक्त रोने का नहीं, बल्कि खुशियां मनाने का। इनकी नम आंखें देखकर निमन ने अपना इन्हें शरारत से छेड़ा था। हाँ मेरी बच्ची, तुम ठीक कह रही हो, ये वक्त रोने का नहीं, लेकिन अपने गाँव देखकर खुशी के आंसू ही निकल ही आए। जुलेखा पुप्पो ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए निमल को अपने सीने से लगाया था। वाह, सास बहू में बड़ा प्यार है। कुछ मुझ गरीब पर भी रहम कर लिया करे। दोनों आपस में लगी रहती हैं। गाड़ी चलाते आरम ने मसनूई शिकवा किया था। सास बहू किसे कह रहे हो आप? ये सास बहू नहीं, फूफो भतीजे का रिश्ता है, और आप जनाब का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। निमल ने तंग कर जवाब दिया था। मेरे साथ इस नाइंसाफी पर निमल तुम्हारा अलग से हिसाब होगा, देख लेना। अरहम के मुंह बनाकर कहने पर निमल का गाड़ी में कहकर गुजरा था, जबकि जुलेखा पुप्पो ने दोनों को खुश देख हजारों बलाएं ले डाली थी, और वो नहीं चाहती थी कि इसके हंसते बसते घर को किसी की नजर लगे। अमन मलिक से मिलना है मुझे। साले ने कागजात से भरी इस फाइल को एसएचओ की मेज पर फेंकने के अंदाज में रखते सपाट चेहरे से कहा था। वो इस वक्त काले सूट में मलबूस थी। एसएचओ जाले मलिक से अच्छी तरह से वाकिफ था। इसकी जबान गुजरात की छुरियों को मार देती, और जहानत में इसका कोई मुकाबला नहीं था। औकात जैसी तेज नजरें रखती थी, और वो वजीर आला सिंध की पोती होने का गुरूर इसके अंदर कूट कूट कर भरा था। बहुत कम अरसे में वकालत की दुनिया में अपना बड़ा नाम बनाया था। बैठ जाए मोहतरमा, एसएचओ साहब ने इसे देखते हुए कहा, और फाइल उठाकर कागजात को चेक किया, और फिर फाइल बंद करके मेज की दूसरी जानिब खड़ी
साले की तरफ खिसका दी इसने बैठे की जहमत है क्योंकि वो सपाट चेहरा लिए खड़ी थी। ठीक है, आप इससे मिल सकती हैं। एसएचओ ने जाले के पीछे खड़े एक पुलिस ऑफिसर को इशारा किया था। मकसद ये था कि जाले को अमन से मिलवा दिया। कुछ देर बाद जाले अमन के सामने बैठी थी। इसकी आंखें सुर्ख थी, शायद वो रो रही थी और वो शिकवा के नजरों से अमन को देख रही थी, जबकि खान भाई का इंतजार कर रहा था। इसके लाख मिन्नतें करने पर भी इसे अमन से मिलने नहीं दिया था। तुमने ऐसा क्यों किया अमन? जाले ने कुर्सी की पुर्जे टेक लगाए शानदार शख्सियत के मारी कमर से शिकवा किया था। वो अब भी आंखें मूंदे हुए था। जाने से क्या हो गया था? कुछ था जो इसके अंदर चल रहा था। ये अमन की समझ से बाहर था। जाले की निगाहें अमन के चेहरे पर जमी थी। इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि अमन इसे छोड़कर किसी और से मोहब्बत कर सकता है। जब से जाले ने शऊर की मंजिल पर कदम रखा था, इसने नाम अमन के नाम को अपने साथ मुंसलिक पाया था। कानम भी ने बचपन से ही जाले को अमन के लिए मंसूब कर दिया गया था और जाले ने हमेशा ये समझा था कि अमन पर सिर्फ उसका हक था। कुछ भी हो जाता अमन को आखिर होना तो इसी का था। इसे अपने हुस्न और अपनी सहानत पर भला का गरूर था। इसने कभी सोचा नहीं था कि अमन की जिंदगी में कोई और लड़की आ सकती है और अमन की नजरों में इसके अलावा और कोई भी खा सकता है। वो बचपन से मोहब्बत करती थी अमन से। इसे अमन का लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना पसंद नहीं था, तभी वो पढ़ने बाहर चली गई थी। लेकिन इसे इतना यकीन था कि अमन चाहे हजार लड़कियों से फ्लर्ट कर ले, आखिरी मोहब्बत और शादी तो इसे साले से ही करनी होगी। और यहाँ साले हद से ज्यादा पूरा एतमाद हो गई थी। वो भूल गई थी कि दिल पर किसी का इख्तियार नहीं होता, पर किसी पर भी आ सकता है। और जब इसे अमन और धनावे के सालों से चलती आ रही बेनाम कहानी का पता चला तो वो अंदर से पूरी तरह जल रही थी। अलबत्ता इत्मीनान था कि हनावे इससे मोहब्बत नहीं करती थी। ये अमन की एक तरफा मोहब्बत थी, वरना मोहब्बत और जंग में सब जायज है कि असूल के मुताबिक हनावे को नुकसान पहुंचाने में भी देर ना करती। क्या किया है मैंने? अमन ने आंखें खोलकर अपने सामने बैठे छोटे छोटे भूरे बालों वाली जाले से पूछा, जिसकी आंखें सूजन का शिकार थी। मुझे छोड़कर दुश्मनों की लड़की से मोहब्बत आखिर कैसे कर ली तुमने अमन? वो दबी दबी आवाज में चिल्लाई थी। तुम मेरी वकील बनकर आई हो ना? अमन इस वक्त किसी सवाल का जवाब देना नहीं चाहता था, तभी उकता कर पूछा और बात अधूरी छोड़ दी। इसकी बात सुनकर मुकल्लाई कमरे में कुछ देर खामोशी मुलाकाती कमरे में कुछ देर खामोशी छाई रही और फिर जाले ने गहरा सांस ली करके खुद को नारमन किया और पहलू बदलकर मुतवज्जा होकर बैठ गई। तो ठीक है मिस्टर अमन मलिक, अब काम की बात करते हैं। मोहब्बत और जंग दोनों में सब जायज है। ये जंग तो फिर मोहब्बत की जंग है, समझ रहे हो ना मेरी बात? इसे सवालिया नजरों से अमन को देखते हुए पूछा और अमन ने सर अस्पात में हिलाया। अब वो खामोशी से जाले की बातें सुन रहा था। ये तो तय था अमन मलिक को ये जंग हर हाल में जीतनी थी और हनावे को हासिल करना था। और जाले का मकसद भी कुछ ऐसा ही था, हनावे को हराना और अमन को पाना। दोनों अपने अपने मकसद लिए हुए थे, जबकि कुदरत को जाने क्या मंजूर था। अरे वो आज तो घर में बड़ी रौनक लगी है। जयान ने मेज पर रखे बर्तन तरतीब से रखते मिनाल को देखते हुए कहा। सालों पहले मिनाल इसे अच्छी लगती थी, लेकिन जब मिनाल का निकाह शावेज से हुआ था, जयान ने फौरन अपने दिल से मिनाल के लिए पसंदीदगी का निकाल दिया था। अब वो सिर्फ उसके लिए काबिल एहतराम भाभी और कजन थी। सभी सभी बदल गए थे सिवाय जयान के। वो भी वैसा ही नटखट सा था। जाहिर सी बात है, जहाँ मिनाल रहना हो वहाँ रौनक तो रौनक भी होनी चाहिए ना। मिनाल मुस्कुराई थी जबकि शहनाज ताई अब जो भी अपने कमरे से आई थी, डाइनिंग हॉल और किचन पर मिनाल का कब्जा देखकर सख्त बदमजा हुई थी। बल्कि वो तो मिनाल को देखकर हैरान रह गई थी। वो जब वो वापस आई थी और इसी दिन से शहनाज ताई का मूड बिगड़ा हुआ था। ये इतना खाना किस खुशी में बन रहा है? किसकी बारात है? किसी की बारात है क्या? शहनाज ताई ने गुस्से से पूछा था। मिनाल ने हैरत से इन्हें देखा। इनका लहजा अजीब सा था। इसने महसूस किया था जब से वो राना हाउस आई थी, तब से शहनाज ताई का रवैया अजीब सा था। क्या हो गया मम्मा? ये कैसे सवाल है? क्या कैसे सवाल किया है आपने? जयान को इस सवाल पर हैरत हुई थी। ये सवाल कभी घर में किसी ने नहीं किया था। वो था ये अम्मी, आज रुखसार फूफो और खिजर भाई भी आ रहे हैं हमारे साथ शाम, और बख्त भाई भी आना है आज, तो इसीलिए मिनाल ने नॉर्मल लहजे में जवाब दिया था। जबकि वक्त के नाम पर लाउंज में बैठी अदी के कान खड़े हो गए थे। इसका दिल तेज से धड़कना शुरू हो गया था। वह उसका मतलब राना हाउस में भी कुछ बदलाव आने वाला है। जयान खुश हो गया था। वो भी घर के माहौल से उकता गया था। हरी सत सोफे से उठकर किचन की जानी पड़ी और अब बिला वजह ही खाना लगाती मुलाजमों को देख रही थी। क्या क्या बना है आज? ऐसा हो गया है इसके खाने पीने से दिलचस्पी खत्म हो गई थी, क्योंकि बक का नाम सुनकर वो खुद पर काबू नहीं रख पाई थी। फिक्र मत करो हैडी, मैंने बक भाई के पसंद के सारे खाने बनवाए हैं। मीनाल ने किचन में दाखिल होते कहा और जबरदस्ती मुस्कुराई। इसने राना उस पर छाई क्लब खत्म करने का फैसला किया था। हैरी ने चौंक कर मिनाल को देखा था। रिश्ते में वो उसकी भाभी थी, लेकिन मिनाल ने कभी अपना रिश्ता नहीं जिताया था। मिनाल, वो पानी का जग उठाकर किचन से बाहर निकलने लगी जब हैरी ने इसे पुकारा। हाँ
مینال نے پلٹ کر اسے دیکھا، اس کی نظروں میں الجھن تھی۔ آج کافی عرصے بعد ہیری نے اسے بلایا تھا۔ مینال کی خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ ندامت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ کس لیے؟ مینال نے جگ شیلف پر رکھ کر ہیری کی جانب متوجہ ہوتے پوچھا۔ میں نے تم سب کے ساتھ بہت برا رویہ رکھا، پلیز مجھے معاف کر دو، ہیری نے مینال کا تنزیہ التجا کی تھی۔ تم پاگل ہو ایڈی، ماضی کی باتوں کو بھول جاؤ اور اپنی زندگی کو خوشگوار بناؤ۔ مینال نے اس کا گال تھپتھپایا۔ اچھا بھابی، یہ والی فیلنگ آ رہی ہے تم سے؟ ہیری شرارت سے مسکرایا اور مینال کا کہکا بے اختیار تھا۔ آج برسوں بعد رانا ہاؤس پر کسی کی ہنسی گونجی تھی۔ ارے واہ، نند بھابی میں پہلی بار اتنا پیار دیکھا ہے۔ زیان کی رگ شرارت بھڑکی تھی اور جانے کب وہاں حاضر ہوا تھا۔ تم اپنی شکل غائب کرو، پہلے بھی تمہاری بددعائیں لگی تھی ہمیں، ہیری نے پھپکی سے زیان کو ڈانٹا۔ نعوذ باللہ، معصوم بچے پر اتنا بڑا ظلم، کچھ خدا کا خوف کرو ظالم عورتوں۔ زیان تو ہیری کے الزام پر بلبلا اٹھا تھا۔ ہم بچپن کی دوست ہیں اور کرائم پارٹنرز ہیں اور رہیں گی۔ تم یہ نند بھابی کا رشتہ اپنے پاس رکھو، سمجھ آئی؟ مینال نے بھی اسے ڈپٹا، جبکہ زیان تو کندھے جھکا کر رہ گیا تھا۔ مینال، تمہیں کیسے پتا کہ وقت آ رہا ہے؟ ہیری نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوال کیا۔ واپس آتے زیان کے تیز کانوں تک ہیری کی بات پہنچ گئی تھی۔ واہ محترمہ، شوہر تمہارے اور پوچھ تم مینال سے رہی ہو، کیا بات ہے؟ وہ بولے بنا نہیں رہ سکا۔ تمہیں پتا ہو یا نہ ہو تمہیں مسئلہ ہے؟ ہیری چڑ گئی تھی۔ مجھے کیا مسئلہ ہوگا بھلا؟ لیکن تمہارے کیپٹن صاحب کو منانا چاہیے اور اب ان پر نظر بھی رکھنی چاہیے۔ آفٹر آل تمہارا اکلوتا شوہر اور جیجا جی ہے اور میرا اور جیجا جی ہے وہ میرا۔ زیان نے بات کے آخر میں ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا، اور وہ کبھی باز نہیں آ سکتا تھا۔ ہیری کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ زیان، تم مر جاؤ۔ اس نے زیان کو مارنے کے لیے شیلف پر رکھا گلاس اٹھایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ہیری مسکرا دی۔ فون آیا تھا فوری چچی کا ہاسپٹل سے۔ انہوں نے بتایا کہ وقت آج رات مری آ رہا ہے اور چچی بھی گھر آ جائیں گی۔ بتا رہی تھی حناوے امن کے پاس ہاسپٹل میں رکنا چاہتی ہے۔ مینال نے اپنے اور فاریہ بیگم کے درمیان ہوئی بات ہیری کو بتائی تھی۔ ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں ایپیسوڈ کے ساتھ۔ یہ ناول بہت زیادہ لانگ ہو رہا ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے، لانگ بھی بہت ہے، تو اسی لیے ویڈیو زیادہ لانگ بن رہی ہے۔ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو کوئی ناول آپ ریڈ آؤٹ کروانا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔